समय का प्रवाह सामान्य हो गया। ओरियन खिड़की की ओर बढ़ा और उसने पक्षियों को उड़ते और बगीचे में छोटे छोटे कीड़ों को शोर करते देखा। उसने गहरी सांस ली। इको वाकई कुछ और ही है। गहरी सांस लेते हुए वह अपने बिस्तर की तरफ वापस गया और उस पर लेट गया। ठीक है, मुझे सिस्टम विंडो में हुए सारे बदलाव बताओ। ठीक है। ओह, तो पहला बदलाव मास्टर की उम्र है। पहले सिस्टम मास्टर की संयुक्त उम्र दिखाता था जब वह अंडा था, लेकिन मास्टर के शरीर के पुनर्निर्माण के बाद उसकी उम्र 0 हो गई। तो मास्टर अब 1 महीने से थोड़ा ज्यादा का हो गया है। ओरियन ने सिर हिलाया। ठीक ही लगता है, लेकिन इसे देखकर अजीब लगता है। मैं खुद को 1 साल का बच्चा नहीं देखना चाहता। मेरी उम्र के आगे सोल एज टैब लगा दो। डिंग। आयु 1/9000, आत्मा आयु 20। मैंने टैब अपडेट किया, मास्टर। हाँ, बढ़िया काम किया। अब आगे बढ़ो। ओरियन ने हंसते हुए सिर हिलाया। लगता है सिस्टम तारीफ का भूखा था। हाँ, तो अगली बात, मास्टर को आपकी दुनिया की सभी संवेदनशील प्रजातियों की सीमाओं को तोड़ने के कारण लिमिट ब्रेकर की उपाधि मिली। इससे मास्टर के खुद की सीमाओं को तोड़ने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे आपकी सफलताएं भी आसान हो जाती हैं। ओरियन आश्चर्य से उठ बैठा। 1 मिनट रुकिए, शीर्षकों का प्रभाव होता है, क्या वे केवल अच्छे दिखने के लिए नहीं होते? बेशक, सिस्टम किसी बेकार चीज को अपने पास नहीं रखेगा। बताओ, पूर्ण सत्ता का मुझ पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसने जल्दी से पूछा। उसे यह कोई ऑप टाइटल लगा, प्रभाव तो और भी ज्यादा होंगे। गुरुजी, शीर्षक अभी अधूरा है। इस शीर्षक के प्रभाव को प्रभावी बनाने के लिए आपको अपनी तीनों विरासतों का पूर्ण सम्मिश्रण प्राप्त करना होगा। टीटी। तो ये तो एक फर्जी नाम है। ओरियन ने सिर हिलाया। वैसे तुमने मेरे वंश, शरीर और आत्मा का नाम क्यों बदला? ऐसा इसलिए क्योंकि पहले मेरे पास पर्याप्त डेटा नहीं था, लेकिन अपग्रेड के बाद मुझे आपकी सारी ड्रैगन विरासत तक पहुंच मिल गई। वहां से मैंने कुछ जानकारी इकट्ठा की और ड्रैगन सम्राट और मानव सम्राट के बारे में पता लगाया। वह तुरंत उत्सुक हो गया। ओह, आपको उनके बारे में क्या पता चला? कि वे पहले भी अस्तित्व में थे। ओरियन ने उसके आगे बोलने का इंतजार किया। ठीक है, और? मैं बस इतना ही ढूंढ सका। हाँ, ओरियन ने आह भरी। उसने सिस्टम से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा रखी थीं। आखिरकार, सिस्टम को इस दुनिया के बारे में उतना ही पता था जितना उसे था। वह उससे सर्वज्ञ होने की उम्मीद नहीं कर सकता था। कोई और छोटी मोटी अपडेट? हाँ। मन चैनल टैब का जोड़। आपने आदिम मन चैनल बनाए हैं। ये आपको अपने शरीर के माध्यम से सभी ज्ञात ऊर्जा रूपों का उपयोग करने देते हैं। अग्नि, जल, वज्र, विष, रहस्यमय, अंतरिक्ष आदि। ओरियन ने अपना हाथ उठाया। जागने के बाद से ही उसे एक अलग सा एहसास हो रहा था। कुछ अजीब मगर जाना पहचाना सा एहसास उसके शरीर में बह रहा था। यह मन था। वह अभी तक इसे अपनी मर्जी से नियंत्रित नहीं कर पा रहा था, और अपनी ड्रैकोनिक प्रवृत्तियों को जानबूझकर दबाने के बाद यह और भी मुश्किल हो गया था। उसने सिस्टम स्क्रीन खोली और खुद उसे देखने का फैसला किया। उसे जल्दी से पढ़ने के बाद उसने पूछा, ठीक है, मुझे बताओ कि एफिनिटी के स्तर क्या हैं? मैंने उनके बारे में पढ़ा था, लेकिन वे इतने ऊंचे नहीं थे, और ज्यादातर जानकारी या तो गायब थी या फिर अटकलें थीं। हाय। स्मॉल चिलियोकॉसम में आत्मीयता के स्तर 7 में विभाजित हैं, जिनमें से 7 एक ऐसा स्तर है जिसे अधिकांश प्राणी कभी प्राप्त नहीं कर सकते। अधिकांश प्रजातियां स्तर 5 आत्मीयता से ऊपर नहीं पहुंच सकतीं, जबकि सच्चे ड्रैगन आमतौर पर स्तर 4 से 6 आत्मीयता के साथ पैदा होते हैं। स्तर 6 वे हैं जो सभी ड्रैगन पर शासन करते हैं। आपकी मानव सम्राट विरासत ने आपको टियर 6 पर सभी तत्वों के प्रति आकर्षण प्रदान किया, जबकि आपकी ड्रैगन सम्राट विरासत ने आपको टियर 7 पर अग्नि और वज्र का आकर्षण प्रदान किया। अभी इसका पूरा असर नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे आप मजबूत होते जाएंगे, आपके और दूसरों के बीच का अंतर और भी बढ़ता जाएगा। ओरियन ने समझ में अपना सिर हिलाया। उन्हें मुझे तत्व मंत्रों को तेजी से समझने में भी मदद करनी चाहिए, है ना? बिल्कुल।
दूसरों को जो सीखने में सालों लगते हैं, आप उसे मिनटों में सीख सकते हैं। ओ, ठीक है, अब मुझे गैम्बलिंग के बारे में बताओ, जो इस अपडेट का मुख्य आकर्षण है। उसने सिस्टम पैनल के नीचे देखा। जुआ, 0 ड्रॉ। उफ, मैं तुम्हें अनंत गचा देना चाहता था, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने सिस्टम के काम को ओवरराइड कर दिया। ओरियन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, इसकी चिंता मत करो। इको शायद सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से एक है। यह तय है कि तुम उसका सामना नहीं कर सकते। इस बारे में भूल जाओ और मुझे बताओ कि मैं अभी इसके साथ क्या कर सकता हूं। हाँ, अब आप खजाने या मन क्रिस्टल को सिस्टम पॉइंट्स से बदल सकते हैं, और उन सिस्टम पॉइंट्स से आप ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने उच्च श्रेणी के खजाने प्राप्त करने की संभावना को बेहद कम स्तर पर निर्धारित किया है। उसने भौहें उठाईं, कितना नीच। आपके पास दुर्लभ वस्तु प्राप्त करने की 1% संभावना है, जबकि इससे अधिक कुछ भी प्राप्त करने की आपके पास 1% भी संभावना नहीं है। उन्होंने गहरी सांस ली और पूछा, एपिक ग्रेड के बारे में क्या? 0.50%। अरे बाप रे, ओरियन लगभग फट पड़ा। अगर एपिक ग्रेड पहले से ही इतना कम है, तो उच्चस्तरीय ग्रेड तो और भी कम होंगे। ये ऑड्स सुनते ही नया फीचर पाने की उसकी सारी खुशी गायब हो गई। अब उसे समझ आया कि इको ने इसे जुआ क्यों कहा था। उसने वाकई ऑड्स इतने कम कर दिए थे कि वे जुए से भी बदतर थे। हाँ, भाड़ में जाए। चलो इसे आजमाते हैं। वह अपने सामने उस आकर्षक चीज को देखकर खुजली महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। वह बिस्तर से उठा और मेज के सामने आया जहां उसके रत्न रखे थे। ज्यादातर रत्न सामान्य श्रेणी के मनपत्थरों के बराबर थे, और कभी कभार कुछ रत्न ऊंचे स्तर के भी थे। सब गिन लो, कितने हैं और किस स्तर के हैं, उसने रत्नों को देखते हुए आदेश दिया। लेकिन अब उसे उन खजानों के लिए पहले जैसा लालच और अधिकार का भाव नहीं रहा। डिंग! गणना पूरी हो गई है। कुल 78 सामान्य श्रेणी के रत्न और 8 उच्च श्रेणी के रत्न हैं। कुल एसपी की गणना 18 एसपी डॉट। हम एसपी की गणना कैसे होती है? 0.1 एसपी के लिए एक सामान्य श्रेणी का रत्न और 1 एसपी के लिए एक उच्च श्रेणी का रत्न। रुको, इसका कोई मतलब नहीं है। उसने कुल संख्या को ध्यान से देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। गुरुजी, सभी रत्नों का मूल्य समान नहीं होता। कुछ में मन की मात्रा ज्यादा होती है, जबकि कुछ में कम। इसलिए कुल मिलाकर उनका मूल्य 18 एसपी है। उच्च श्रेणी के रत्नों में कुछ अच्छी गुणवत्ता वाले रत्न भी होते हैं। ओरियन ने अपना सिर हिलाया। अच्छा, तो सभी रत्नों को अंकों में बदलो और ड्रॉ बनाओ। डिंग! सभी रत्नों को एसपी में परिवर्तित कर दिया। पता लगाए गए सिस्टम पॉइंट 18 एसपी। क्या आप कॉमन ड्रॉ आरंभ करने के लिए 10 एसपी खर्च करना चाहेंगे? चेतावनी, उच्च स्तरीय पुरस्कार की संभावना असाधारण रूप से कम है। ओरियन ने गहरी सांस ली और अपने हाथ आपस में रगड़ने लगा। मैं असल में यही कर रहा हूं। एक काल्पनिक दुनिया में जुआ खेल रहा हूं। आगे क्या है? लॉगिन बोनस? हम भी ये पा सकते हैं, गुरु। जल्द ही अपडेट 2.1 में आ रहा है। मैं मजाक कर रहा था। उसने अपना सिर हिलाया और पुष्टि पर क्लिक किया। डिंग! ड्रा शुरू करते हुए भाग्य का पहिया घूमता है। स्क्रीन सुनहरे कणों से चमक उठी जब एक विशाल रूलेट पहिया हवा में दिखाई दिया। प्रत्येक खंड को झिलमिलाते रंगों से चिन्हित किया गया। सामान्य के लिए ग्रे, असामान्य के लिए हरा। काफी समय से इतना बुरा धमाका नहीं हुआ। हर ब्यूटी पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नीला दुर्लभ के लिए, बैंगनी रंग महाकाव्य के लिए, नारंगी रंग महान के लिए, लाल पौराणिक, दिव्य के लिए सोना, सुप्रीम के लिए रेडियंट व्हाइट, प्राइमोरियल के लिए एबिसल ब्लैक। पहिए का आधा हिस्सा खाली था, जबकि दूसरा आधा हिस्सा ग्रे और हरे रंग के विभिन्न शेड्स से भरा हुआ था, जिसमें उच्च स्तरीय रंगों के बीच मुश्किल से रेखाएं बन रही थीं। पहिया तेजी से घूमने लगा। एक सुनाई देने वाली घर्र की आवाज निकलने लगी और पृष्ठभूमि में एक नाटकीय ऑर्केस्ट्रा की धुन बजने लगी। रुको, क्या यह एक गचा बीजीएम है? ओरियन ने बुदबुदाया। है, मुझे ये आपकी यादों में मिला। ओ,
वह सिकुड़ी हुई आंखों से देखता रहा जैसे जैसे पहिया धीमा होता गया। ग्रेब ग्रेब ग्रेज ग्रेब हरा, ग्रे नीला। सूचक कांप रहा था, दुर्लभ और सामान्य के बीच उछल रहा था। ओरियन आगे झुकी, उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थी। चलो, मुझे कोई चमत्कार दिखाओ। क्लिक करें। सूचक साफ साफ ग्रे पर उतरा। डिंग। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। बधाई हो, आपने प्राप्त किया है सामान्य श्रेणी का खजाना, बोन स्टील तलवार। धूसर प्रकाश की एक चमक में ओरियन के सामने एक लंबी तलवार प्रकट हुई जो हवा में तैर रही थी। इसकी चिकनी काली मूठ पर चांदी के निशान उकेरे हुए थे जो सामान्य स्टील से कहीं ज्यादा तेज और मजबूत थी। वस्तु जानकारी: बोन स्टील तलवार जानवरों की मांद में पाए जाने वाले दुर्लभ अयस्कों से निर्मित, बेहद टिकाऊ, उच्च श्रेणी से नीचे की सामग्रियों के लिए भी अटूट। ओरियन ने हथियार को हवा में ही पकड़ लिया और उसे अपनी उंगलियों में घुमाते हुए आश्चर्य से बुदबुदाया, तो सामान्य श्रेणी इस दुनिया के उच्च श्रेणी के खजानों के बराबर है। यह एक अच्छी तलवार है। देखो, मास्टर को कुछ काम की चीज मिल गई। और ये तो बस पहला ड्रॉ था। सोचो अगर तुम ड्रॉ करते रहोगे तो क्या पाओगे? हाँ, जब मैं अपनी पूरी तिजोरी इको की वैध घोटाला मशीन के हवाले कर दूंगा, उसने धीरे से कहा, लेकिन वह खुद को रोक नहीं सका और दोबारा कोशिश करने के लिए ललचा गया। उसने फिर से जुआ स्क्रीन खोली और देखा। जुआ, एक ड्रा का उपयोग 8 SP शेष। लगता है अगर मुझे इस पर ड्रॉ करना है तो मुझे ढेर सारे मैना क्रिस्टल या खजाने हासिल करने के बारे में सोचना होगा। उसने उन्हें पाने के तरीकों के बारे में सोचते हुए तलवार घुमाई। लेकिन तलवार को देखते ही उसके दिमाग में अचानक कुछ कौंधा। अरे सिस्टम, क्या मैं यह तलवार तुम्हें बेच सकता हूं? क्या मास्टर अब मुझे कोई नाम दे सकते हैं? मैं आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा हूं और आपने मुझे कोई नाम भी नहीं दिया। ओरियन अपनी बात सोचते हुए रुक गया। इको की वजह से मची अफरातफरी में वह उसे नाम देना भूल गया था। निर्णय लेने से पहले उसने कुछ देर सोचा। ठीक है, गचाचान के बारे में क्या ख्याल है? मुझे तंग मत करो मास्टर। ओरियन ने हंसते हुए कहा, ठीक है, लूमी कैसी है? चमकदार का संक्षिप्त रूप, क्योंकि आपका व्यक्तित्व सूर्य की तरह उज्ज्वल है। क्या? मुझे यह पसंद है, मास्टर। ओरियन ने उसकी प्रतिक्रिया पर हंसते हुए कहा, ठीक है, क्या अब तुम मुझे बता सकती हो कि क्या मैं गचा से प्राप्त तलवार तुम्हें वापस बेच सकता हूं? इको ने इसके खिलाफ नियम बनाए। मास्टर गचा में जीती हुई चीजें सिस्टम को वापस नहीं बेच सकता। बॉलीवुड एक्टर्स के संघर्ष की कहानियां जो हमें प्रेरित करती हैं। शरीर के प्रकार के अनुसार कपड़े पहनने से आप अपने शरीर से प्यार करने लगते हैं। उनकी तस्वीरें देखकर क्या हमें यकीन है कि वह 64 साल की हैं? लगता है मुझे और अधिक मन जानवरों का शिकार करना होगा और पैसे कमाने के तरीके खोजने होंगे। हाँ, एक सच्चे नायक की तरह मेहनत करो, गुरु। पता नहीं, शायद किस्मत तब चमक जाए जब तुम्हें इसकी उम्मीद ही न हो। और अगर मुझे एक और तलवार मिल गई तो मैं तुम्हें एक अजगर को खिला दूंगा। नहीं, मैं इतनी प्यारी हूं कि मुझे बलि नहीं चढ़ाया जा सकता। ओरियन ने फिर आह भरी। फिर भी उसके मन का एक छोटा सा हिस्सा फिर से कोशिश करने के लिए बेचैन था, भले ही उसे मुश्किलें पता थीं। उसने मन ही मन सोचा, 99% जुआरी बड़ी जीत हासिल करने से पहले ही जुआ छोड़ देते हैं। मैं उन हारने वालों की तरह नहीं बनूंगा। लूमी ने आराम करने के लिए आंखें बंद कर लीं और चुप हो गया। उसका शरीर और मन अभी भी जागने के तनाव से पूरी तरह उबर नहीं पाया था। और आखिरकार उसे आराम करने का एक पल मिल ही गया। सुबह की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी, जिससे पूरे कमरे में एक गर्माहट फैल गई। ओरियन की आंखें धीरे धीरे खुल गईं। उसका शरीर अब काफी हल्का महसूस हो रहा था और उसका सिरदर्द भी पूरी तरह से बंद हो गया था। वह धीरे से उठ बैठा और आंखें मूंदकर अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। सुप्रभात, मास्टर ओरियन। सुप्रभात, मास्टर ओरियन। जैसे ही वह जागा, रीना और फियोरा ने उसका स्वागत किया। वह थोड़ा सा उनकी ओर देखने लगा, उनके हाथों में पानी की बाल्टी और गीले तौलिए थे। तुम लोग क्या कर रहे हो? उसने उलझन में पूछा। रीना ने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ कि आप आखिरकार जाग गए, गुरुजी। आपको बेहोश हुए 3 दिन हो गए थे। सब लोग आपके लिए बहुत चिंतित थे।
और हम तो बस हमेशा की तरह आपके शरीर की सफाई कर रहे थे। उसने फियोरा की ओर देखा, जिसने तुरंत सहमति में अपना सिर हिला दिया। मैं 3 दिन तक बेहोश था, उसने धीरे से खुद से कहा, लगभग उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। लेकिन उन्होंने यह भी समझा कि जागृति के दौरान उन्होंने जो मानसिक तनाव झेला था, उसके कारण यह पूरी तरह संभव था। गुरुजी, आपको सोए हुए सचमुच 3 दिन हो गए हैं, लुमी ने जल्दी से कहा। ओरियन धीरे से बिस्तर से उठा और फिर से खिंचा। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत देर तक बिस्तर पर लेटे रहने से उसका शरीर अकड़ गया हो। चलो, अच्छी तरह से गर्म पानी से नहा लेते हैं, शौचालय की ओर जाने से पहले उसने रीना और फियोरा की ओर मुस्कुराकर कहा। जल्द ही ओरियन तौलिया लपेटे हुए बाथटब से बाहर निकल आया। हाँ, गर्म पानी से नहाने के बाद तो मानो स्वर्ग सा एहसास हो रहा है। रीना और फियोरा उसके पीछे पीछे चली गईं, उन्हें राहत महसूस हुई कि आखिरकार वह जाग गया था। मास्टर ओरियन, ओल्ड मास्टर एल्ड्रिक ने कहा है कि जब तुम उठो तो उन्हें बताना। पिछले कुछ दिनों से वे तुम्हारी वजह से काफी परेशान हैं। क्या मुझे उन्हें बता देना चाहिए? रीना ने धीरे से पूछा। आखिरकार उसे एल्ड्रिक के शब्द याद आ गए। ओरियन ने हाथ हिलाकर मना कर दिया, कोई जरूरत नहीं, मैं जाकर उन दोनों से मिलूंगा। उसने खिड़की से बाहर देखा। उन्हें अभी नाश्ता करना चाहिए। बढ़िया। यह कहकर वह कमरे के बाहर की ओर बढ़ा और दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। फियोरा और रीना तुरंत उसके पीछे चले गए। फिर उसे जागने में कितना समय लगेगा? सेलेन ने चिंतित होकर पूछा। एल्ड्रिक, जो उसके बगल में बैठा था, अपनी सामान्य कुर्सी से दूर, ने उसके कंधे पर हल्के से थपथपाया। इतनी चिंता मत करो, हमने उसकी हालत पहले ही जांच ली है और वह बस थका हुआ है। हमें बस उसे आराम करने देना है और वह अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसा कहने के बावजूद वह अंदर ही अंदर चिंतित होने से खुद को नहीं रोक सका। दोनों बारी बारी से ओरियन की देखभाल कर रहे थे और उसकी हालत पर नजर रख रहे थे। उन्हें पता था कि उसकी हालत स्थिर है, लेकिन वे बेवजह चिंता करने से खुद को नहीं रोक पा रहे थे। हाँ, मैं चिंता से खुद को रोक नहीं पा रही हूं। उसकी जागृति कुछ ऐसी थी जैसी हमने पहले कभी नहीं देखी। क्या होगा अगर इसके कुछ स्थायी प्रभाव रह गए? सेलीन ने कहा। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी क्योंकि उसे उनके सामने रखे खाने में कोई रुचि नहीं थी। एल्ड्रिक के आदेशानुसार नौकरानियों ने उन दोनों को भोजन कक्ष में अकेला छोड़ दिया था। एल्ड्रिक ने चुपचाप उसकी पीठ थपथपाई। उसे पूरी तरह समझ आ गया कि वह किस दौर से गुजर रही है। वे दोनों पहले ही एक बेटे को खो चुके थे, वे नहीं चाहते थे कि ओरियन को भी कुछ हो। वूश! तभी दरवाजा खुला। दंपत्ति ने सिर उठाया, यह देखने के लिए कि बिना खटखटाए कौन अंदर आएगा। दादाजी, दादी जी, ओरियन ने चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ प्रवेश किया। एल्ड्रिक और सेलेन दोनों अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए, उनके चेहरे सुखद आश्चर्य से भरे हुए थे। तुमने आखिरकार जागने का फैसला कर ही लिया, लड़के, एल्ड्रिक ने डांटते हुए कहा, लेकिन वह अपने होठों के कोने पर उभरी हल्की सी मुस्कान को दबा नहीं सका। सेलेन ने उसे जोर से कोहनी मारी। हम्मा! अगर तुम भी उसकी तरह किसी रस्म में गए होते, तो तुम 10 बार मर जाते। वह जल्दी से आगे बढ़ी और उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उसके चारों ओर घूमी। अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं लगती। ओरियन ने सिर हिलाया। मैं ठीक हूं, दादी माँ। चलो खाना खाते हैं। मुझे अब भूख लगी है। बेटा, आओ, आओ। हमारे यहाँ खाना पहले से ही तैयार है, एल्ड्रिक ने मुस्कुराते हुए उसे आमंत्रित किया। सब लोग मेज पर बैठ गए और खाना खाने लगे। रीना और फियोरा उन्हें बात करने के लिए बाहर रुक गईं। हेलेना ने उन्हें पहले ही बाहर रहने की हिदायत दे दी थी। एल्ड्रिक और सेलेन ने एक दूसरे को देखा और ओरियन की ओर देखा। दोनों ही विषय शुरू करना चाहते थे, लेकिन उन्हें डर था कि यह उसके लिए संवेदनशील हो सकता है। ओरायन, अपनी ड्रैगन प्रवृत्ति को दबाए रखने के बावजूद, उनकी चिंता को आसानी से समझ सकता था। उन्होंने प्लेटों को थोड़ा पीछे धकेला और अंत में कहा, मुझे पता है कि आप दोनों के पास प्रश्न हैं। आप बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं अपनी पूरी क्षमता से उत्तर दूंगा। एल्ड्रिक और सेलेन ने फिर एक दूसरे की ओर देखा, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे शुरू करें। प्रिय, आपने कितनी आत्मीयताएं जागृत कीं? सेलीन ने मुख्य प्रश्नों में से एक पूछते हुए पूछा। ओरियन को कुछ देर लगा कि क्या जवाब दे। उसने गहरी सांस ली। मुझे पता नहीं। एल्ड्रिक और सेलेन अवाक होकर उसे देखते रहे। आखिर कोई कैसे नहीं जान सकता कि उसने कितने तत्वों को जगाया है। मतलब,
मुझे ऐसा लगता है कि मैं सभी तरह की आत्मीयताओं को नियंत्रित कर सकता हूं। इसलिए मुझे ठीक ठीक नहीं पता कि वे कितनी है। इससे पहले कि उन्हें उस पर शक होने लगे, उसने जल्दी से अपनी बात पूरी कर दी। एल्ड्रिक ने सोच सोचकर सिर हिलाया। हमारी दुनिया के मूल तत्व अग्नि, जल, पृथ्वी, धातु, लकड़ी, वायु, गरज, बर्फ, प्रकाश और अंधकार हैं। इसके अलावा रहस्यमय जादू या संकल्पनात्मक तत्व भी हैं, जैसे अंतरिक्ष, समय, गुरुत्वाकर्षण, पवित्रता, अभिशाप, आत्मा और भी बहुत कुछ। हालांकि मैंने कभी किसी के पास समय या आत्मा का जादू होने के बारे में नहीं सुना। सेलिन ने सहमति में सिर हिलाया। यहां तक कि स्पैटियल उपयोगकर्ता भी बहुत दुर्लभ हैं। खरबों में एक भी पैदा नहीं हो सकता। हम इन समानताओं के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं। इसका एकमात्र कारण पौराणिक प्राणियों जैसे टाइम ड्रैगन, स्पेस ड्रैगन, सोल ड्रैगन और अन्य हैं। लेकिन उनका भी एक अनूठा अस्तित्व है। एक समय में केवल एक ही जन्म ले सकता है, या यदि पिछला व्यक्ति स्वर्ग में चला गया हो, या ऐसा किंवदंतियां कहती हैं। ओरियन ने भौहें चढ़ाई। वह अपनी ड्रैकोनिक विरासत से समय स्थान आत्मा ड्रैगन के बारे में जानता था। वे केवल मिथक नहीं थे, बल्कि असली ड्रैगन देवता थे जो उच्चतर चिलियोकॉसम तक पहुंच गए थे। वे केवल दुष्ट ड्रैगन तियामत और पवित्र ड्रैगन बहामुत से नीचे थे। लेकिन ओरियन, तुम्हें यह जानना होगा कि सभी रास्तों पर महारत हासिल करने के लिए सिर्फ सभी तरह की रुचियां होना ही काफी नहीं है। इंसान की जिंदगी सीमित होती है। शिखर तक जल्दी पहुंचने के लिए तुम्हें कुछ रास्तों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। शिखर पर पहुंचने के बाद तुम धीरे धीरे बाकी रास्ते सीख सकते हो, एल्ड्रिक ने गंभीरता से सलाह दी। ओरियन शांति से मुस्कुराया। मैं ऐसा कोई मूर्खतापूर्ण काम नहीं करूंगा, दादाजी। मैं अभी सिर्फ 4 तत्वों पर ध्यान केंद्रित करूंगा। मेरे बहुमुखी बनने के लिए इतना ही काफी होगा। एल्ड्रिक के होंठ हल्के से फड़क उठे। वह चाहता था कि वह सिर्फ 2 चुने, 4 नहीं। लेकिन एक नौजवान की महत्वाकांक्षाओं को कमजोर करना ठीक नहीं होगा। सेलेन गर्व से मुस्कुराई। यह मेरा पोता है। अगर तुम्हें कुछ सीखना है तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। शुक्रिया, दादी माँ। मैं जरूर पूछूंगा। ओरियन हंसा और उनके उस सवाल का इंतजार करने लगा जो उसे पता था कि आएगा। एल्ड्रिक ने गहरी सांस ली और अंततः पूछा, ओरियन, तुम वास्तव में क्या हो? ओरियन ने जोर से सांस ली। उसे पता था कि यह जरूर आएगा, फिर भी वह अभी इसका सामना नहीं करना चाहता था। उन लोगों से झूठ बोलना, जिन्होंने दोनों जन्मों में उसका ख्याल रखा था, उसके मुंह में कड़वाहट पैदा कर सकता था। सेलेन की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। उसने एल्ड्रिक को धीरे से कोहनी मारी, मानो पूछ रही हो कि उसे यह बात क्यों उठानी पड़ी। बहुत विचार विमर्श के बाद ओरायन ने उन्हें सच बताने का फैसला किया, मैं मानव सम्राट हूं। धमाका! कमरे के भीतर का सारा मानस कांप उठा, तात्विक रेखाओं और प्राचीन रूनों की अराजक धाराओं में बदल गया। युगों से अनकहे शब्द अब मानस की इच्छा से ही पुष्ट हो रहे थे। एल्ड्रिक और सेलेन की आंखें पर्यावरण में आए परिवर्तन को देखकर आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस बच्चे को उन्होंने गोद लिया है, वह मानव सम्राट बनेगा। यहां तक कि पुराने ताओवादी के शब्दों के अनुसार वे अधिक से अधिक एक सच्चे ड्रैगन या टाइटन के संकर की उम्मीद कर रहे थे, या शायद 3 मानव साम्राज्यों में से एक के उत्तराधिकारी की। लेकिन यह उनकी कल्पना से कहीं आगे था। मानव जाति के इतिहास में केवल एक ही मानव सम्राट हुआ है जो देवताओं के बराबर है। मानव सम्राट। एल्ड्रिक ने बिना सोचे समझे ये शब्द बुदबुदाए, मानो उसे कोई निषिद्ध बात याद आ रही हो। सेलिन का हाथ कांप उठा। उसका दिल अनगिनत भावनाओं से भर गया। कैसे? यह कैसे संभव है? ओरियन ने उनकी अतिवादी प्रतिक्रिया देखकर भौहें चढ़ाई। उसने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा उन्हें हैरानी होगी। 3 मानव साम्राज्य हैं, क्या वे खुद को मानव सम्राट नहीं कहते? मुझे इस पर और गहराई से विचार करना चाहिए था। मास्टर, क्या होगा अगर आप उन्हें बताएं कि आप ड्रैगन सम्राट भी हैं? नहीं, लगता है मानव सम्राट पहले ही उनकी क्षमता से ज्यादा बड़ा हो चुका है। उनके दिलों पर और दबाव डालने की जरूरत नहीं है। दादाजी, दादी जी, क्या आप लोग मानव सम्राट के बारे में कुछ जानते हैं? उसने उत्सुकता से पूछा। उसे मानव सम्राट वंश से ड्रैगन वंशानुक्रम जैसी कोई विरासत नहीं मिली थी। एल्ड्रिक ने गहरी सांस ली। मानव सम्राट एक पौराणिक अस्तित्व था। न केवल अपनी अपार शक्ति के कारण, बल्कि मुख्यतः अपनी अमानवीय बुद्धि के कारण। वह चुप हो गया, यहां तक बोलते हुए चुपचाप विवरण याद करता रहा।
ओरियन की जिज्ञासा यही चरम पर थी। वह जानना चाहता था कि उसकी मानव सम्राट वाली विरासत में क्या शामिल है। सेलेन ने गहरी सांस ली और उसकी जगह आगे कहा, उसने जोराथल क्षेत्र की सभी असंख्य जातियों का नेतृत्व किया और हमारी ओर से दानव देवताओं और पवित्र देवताओं के साथ बातचीत की। लेकिन बस इतना ही नहीं, उसने एक भाड़े के सैनिक के रूप में उनके युद्ध में भी भाग लिया, और जो भी हम मानव जातियों को सबसे अधिक लाभ पहुंचाता था, उसकी मदद की। हाँ, एल्ड्रिक ने आह भरी। उसने हमारी जातियों में सच्ची समृद्धि लाई। उसके शासन में हमारी जातियों में अनेक अर्धदेव और अनगिनत स्वर्गस्तर के महाशक्तियां पैदा हुईं। सेलेन और एल्ड्रिक ने एक दूसरे की ओर देखा, उनकी निगाहें पूछ रही थी कि क्या ओरियन अगले भाग के लिए तैयार है या नहीं। हालांकि एक दिन मानव सम्राट ने एक विदेशी प्राणी के साथ एक अनुबंध किया। कोई नहीं जानता कि वह प्राणी कहां से आया था या वह वास्तव में क्या चाहता था। हम केवल इतना जानते हैं कि जब 72 राक्षसों और उनके पैतृक देवताओं ने पवित्र देवताओं के साथ मिलकर इतना बड़ा शिकार शुरू किया कि पूरा जोरथल क्षेत्र तहस-नहस हो गया और टुकड़े टुकड़े हो गया, तो चारों ओर अफरातफरी मच गई। ओरियन इंतजार करता रहा और इंतजार करता रहा। और इसके बाद क्या हुआ? क्या उन्हें मानव सम्राट मिल गया? या हम कैसे बच गए? क्या अब तक दानव और देवता हमें मार नहीं चुके होंगे? एल्ड्रिक ने असहाय भाव से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, हम बस इतना ही जानते हैं, और यह सिर्फ एक किंवदंती है। हमें यकीन नहीं है कि यह सच है या नहीं, या इसका सिर्फ कुछ हिस्सा ही सच है। यह एक बहुत पुरानी कहानी है, लेकिन किसी न किसी तरह ये किंवदंतियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। ओरियन ने अपना सिर नीचे किया, तो मैं इस विरासत के साथ एक विशाल बदबूदार गंदगी के ढेर में कदम रख चुका हूं। अगर दानव देवताओं या पवित्र देवताओं को इसके बारे में पता चल गया तो आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेजबान। ओरायन का हाथ हिला, क्या तुम इसकी उपस्थिति को छिपा सकते हो? नहीं। मादरचोद, तो फिर तुम बीच में क्यों कूद रही हो? वह लगभग जोर से गाली देने लगा, लेकिन उसने खुद को रोक लिया, क्योंकि उसे लगता था कि वह उसकी एकमात्र सच्ची विश्वासपात्र है। नू, आपने मुझे अपनी बात पूरी नहीं करने दी। मैं तो कहने ही वाला था कि आपका ड्रैगन सम्राट वंश आपके मानव सम्राट वंश की उपस्थिति को पूरी तरह से छुपा सकता है। उन्होंने रुककर कहा, ओह हाँ, वे कम से कम मेरे मानव सम्राट वंश से बेहतर नहीं तो उसी स्तर पर तो होंगे ही। मैं इस बारे में निश्चित नहीं हो सकता, मेजबान। देखने से तो लगता है कि यह मानव सम्राट सचमुच एक पौराणिक पात्र था, और हो सकता है कि वह खुद ही देवत्व तक पहुंच गया हो। ओरियन ने गहरी सांस ली और अपना सिर उठाया, मानव सम्राट के बारे में बताने के लिए धन्यवाद, दादाजी, दादी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं मानव सम्राट से संबंधित हूं। एल्ड्रिक ने भौहें चढ़ाई, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? और वास्तव में आपने कैसे पुष्टि की कि आप मानव सम्राट हैं? केवल सभी समानताएं होना ही इसकी पुष्टि के लिए पर्याप्त नहीं है। ओरियन की भौहें तन गईं, मुझे बस यही एहसास हो रहा है, और मेरी जागृति के दौरान यह नाम मेरे दिमाग में आया। मैंने उसके बारे में कभी सुना भी नहीं था। सेलीन ने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्रिय। हम कुछ न कुछ हल निकाल लेंगे। एल्ड्रिक की निगाहें भारी हो गईं, लेकिन ध्यान रखना कि तुम इसके बारे में किसी और को मत बताना। यह तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा है। यहां तक कि दूसरी जातियां भी उच्चतर प्राणियों को खुश करने के लिए तुम्हारा शिकार करने की कोशिश कर सकती हैं। ओरियन ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया, एल्ड्रिक की चिंता को अच्छी तरह समझते हुए, मुझे पता है, दादाजी, चिंता मत कीजिए। अब जब यह बात खत्म हो गई, तो क्या आप लोगों के पास कोई और सवाल है? ओरियन ने विषय बदल दिया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसे उनसे मानव सम्राट के बारे में और अधिक जानकारी नहीं मिलेगी। तुमने किन तत्वों पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है? एल्ड्रिक ने पूछने से पहले एक पल सोचा। वह चाहता था कि ओरियन थंडर तत्व चुने ताकि बाद में वह उसे व्यक्तिगत रूप से कुछ उन्नत मंत्र सिखा सके। सेलेन ने चमकती आंखों से ओरियन की ओर देखा, तुम्हें मेरी रूनस्मिथिंग जरूर सीखनी चाहिए, मेरे प्यारे। इसके लिए तुम्हें बस आर्केन एफिनिटी की जरूरत है।
और आर्केन एफिनिटी कच्चे मैना पर नियंत्रण का एक शानदार नाम है, इसे रूनों, पैटर्न और प्रतीकों में बदलने के लिए। एल्ड्रिक की आंखें फड़क उठीं, उसे अपना निर्णय स्वयं करने दो, बूढ़ी औरत, उसे प्रभावित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम्मा, तुम्हें क्या पता? वह मन को नियंत्रित करने में स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली होगा, और इसमें उसकी कच्ची प्रतिभा निश्चित रूप से मुझसे कहीं ज्यादा है। जरा सोचिए कि वह रून स्मिथिंग में कितनी ऊंचाइयों को छू सकता है। यहां तक कि साम्राज्यों में भी उसकी क्षमता का कोई नहीं होगा, इस मामूली राज्य में तो और भी कम। रून स्मिथिंग का जिक्र आते ही सेलेन की आंखें थोड़ी कट्टर हो गईं। एल्ड्रिक ने अपना सिर हिलाया, उसकी परवाह मत करो, ओरियन। वह कभी कभी रून स्मिथिंग के लिए पागल हो जाती है। ओरियन ने हंसते हुए कहा, ठीक है, अभी तो मैंने अग्नि और वज्र गुणों पर निर्णय ले लिया है, मुझे 2 और चाहिए। बहुत बढ़िया। सेलीन अपनी सीट से उछलकर ओरियन के पास आई और उसे कसकर गले लगा लिया। फायर एलिमेंट रनस्मिथिंग के साथ खजाने बनाने के लिए बहुत अच्छा है। यह एकदम सही संयोजन होगा। एल्ड्रिक भी मुस्कुराना बंद नहीं कर सका, उसने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। बुरा नहीं, बुरा नहीं। ये अच्छे विकल्प हैं। अब जब तक आप इनमें से अच्छे तत्वों पर ध्यान केंद्रित करते रहेंगे, सब ठीक रहेगा। क्या आपने कोई सोचा है? ओरियन ने सेलीन को धीरे से पीछे धकेला और उसे अपने पास बैठाया, फिर गंभीरता से सोचा, मैंने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। मैं चाहता हूं कि यह विशेष हो, लेकिन इतना भी विशेष नहीं कि मैं इसके लिए कोई मंत्र भी न खोज सकूं। सेलेन भी गंभीरता से सोचने लगी, आपके पास पहले से ही आग और गड़गड़ाहट से युक्त आक्रामक मंत्र हैं, आपको गतिशीलता के लिए एक और रक्षा के लिए एक की आवश्यकता है। हवा और लकड़ी एक अच्छा विकल्प है। रक्षा के लिए पृथ्वी या धातु बेहतर होंगे। और हाँ, गतिशीलता के लिए पवन सबसे अच्छा है, एल्ड्रिक ने बीच में कहा। लेकिन लकड़ी भी उपचार में मदद कर सकती है, यह उसके लिए बहुउद्देशीय है, सेलेन ने तर्क दिया। तब तो लाइट एलिमेंट हीलिंग के लिए बेहतर होगा, कुछ भी उसके करीब नहीं आ सकता, एल्ड्रिक ने अपना सिर हिलाया। लेकिन तब उसके पास बचाव के लिए कुछ नहीं होगा। और अगर बाद में वह फैसला करे तो वुड भी उसे अल्केमी में मदद कर सकता है, सेलेन ने आगे कहा। आप उसे कितने रास्तों पर चलना चाहते हैं? एल्ड्रिक ने मीज पर जोर से कहा। अगर वह अपनी प्रतिभा का पूरा उपयोग नहीं करेगा तो यह बर्बाद हो जाएगी। सेलेन भी पीछे नहीं हटी। वे इस पर आगे पीछे होते रहे, जबकि ओरियन चुपचाप यह विचार करता रहा कि कौन से तत्व को चुनना है। आग और बिजली तो तय हो गई है। हवा गतिशीलता के लिए अच्छी है। रोशनी मेरी स्थिति को और मजबूत कर देगी। और हो सकता है कि बाद में मुझे स्काईफॉल एम्पायर की मान्यता भी मिल जाए। लेकिन मुझे बचाव के लिए भी कुछ चाहिए। मैं सबके सामने अपनी ड्रैकोनिक काया का प्रदर्शन नहीं कर सकता। मास्टर को बस और तत्व सीखने चाहिए। आपकी आत्मीयता आपको हर चीज को बहुत तेजी से समझने की क्षमता देती है। इसलिए आप 5 तत्वों को आसानी से संभाल सकते हैं। मैं यही करने की सोच रहा हूं। देखते हैं कि वे मेरी बात समझ पाते हैं या नहीं। खांसी, दादाजी, दादी जी, मैंने तय कर लिया है कि मैं किन तत्वों में महारत हासिल करूंगा। एल्ड्रिक और सेलेन ने अपनी बहस रोक दी और उत्सुकता भरी निगाहों से ओरियन की ओर देखने लगे। ओह, बताओ, तुमने कौन कौन से तत्व चुने? एल्ड्रिक शांत होकर अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया। सेलेन भी उसके पास बैठ गई। वे ओरियन की ओर देखने लगे, सोच रहे थे कि वह क्या फैसला लेगा। ओरायन ने शांति से कहा, मैं अग्नि, वज्र, पवन सीखूंगा। सेलेन और एल्ड्रिक थोड़ा आगे झुके और अंतिम भाग को खींचने के लिए उसे कोसना चाहते थे। लकड़ी और प्रकाश। सेलेन और एल्ड्रिक दोनों ने आश्चर्य व्यक्त किया। 5 तत्व? क्या तुम इसके बारे में निश्चित हो, दोस्त? एल्ड्रिक ने पूछा, यह सोचते हुए कि क्या उसने इस बारे में सोचा है। सेलेन ने गहरी सांस ली। अगर उसने ऐसा कहा है, तो इसका मतलब है कि उसने पहले ही इस पर विचार कर लिया होगा। और उसकी प्रतिभा से 5 तत्व सीखना संभव होना चाहिए। बस उसे कड़ी मेहनत करनी होगी। ओरियन ने सिर हिलाया, हाँ,
लेकिन यह ऐसा काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। मैं थोड़ी सी मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। चर्चा लगभग समाप्त होने को थी कि कमरे में सन्नाटा छा गया। एल्ड्रिक और सेलेन ने अपने सबसे जरूरी सवाल पूछ लिए थे, और ओरायन भले ही उनकी जिज्ञासा को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाया हो, लेकिन उसने कम से कम स्थिति को अच्छी तरह से संभाला। हाँ, आप यूं ही 5 तत्वों का दिखावा नहीं कर सकते। इससे बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित होगा, एल्ड्रिक ने अचानक कहा। सेलेन ने उनसे सहमति जताते हुए कहा, हाँ, आपके लिए बेहतर होगा कि आप सार्वजनिक रूप से दिखाने के लिए 2 तत्व चुनें। यह तो तय है। मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि बिना किसी शक्ति के अपनी बहुतत्वीय आत्मीयता का प्रदर्शन करूं। मैं दूसरों के सामने अग्नि और प्रकाश का प्रयोग करूंगा। इससे मैं न केवल अलग दिखूंगा, बल्कि दूसरे मुझे एक सकारात्मक नजरिए से भी देखेंगे। ओरियन उनसे सहमत हुआ और अपने चयन का कारण बताया। सेलेन और एल्ड्रिक ने एक दूसरे को संतुष्ट मुस्कान के साथ देखा। उनके दिलों में एक छोटा सा गर्व था कि उन्हें ऐसा उत्कृष्ट पोता मिला है, जो न केवल बेहद प्रतिभाशाली था, बल्कि उस प्रतिभा को छिपाने में भी काफी चतुर था। ठीक है, आज के लिए इतनी बातें बहुत हो गईं। चलो, बगीचे में जाकर और बातें करते हैं। अभी सुबह है, इसलिए मेरी बूढ़ी हड्डियों को ताज़ी हवा मिल जाए तो अच्छा रहेगा। सेलिन खिलखिलाकर हंस पड़ी और खड़ी हो गई। ओरियन उसकी बात सुनकर हंसा। आप क्या कह रही हैं, दादी? अगर हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे, तो दूसरे लोग आपको मेरी बहन समझ लेंगे। ओह, तुम मीठी बातें करने वाले, सेलेन हल्के से मुस्कुराई, लेकिन एल्ड्रिक की जोरदार हंसी ने उसके शब्दों को बाधित कर दिया। हा 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 हा, यह बूढ़ी डायन, वह कमरे से बाहर जाते हुए हंसा। सेलिन का हाथ फड़क उठा और उसने अपनी छड़ी निकाली। तुम कुछ कह रही थीं, बुढ़िया? उसके चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं, जिससे पूरी हवेली का तापमान बढ़ गया। एल्ड्रिक की हंसी रुक गई और वह धीरे से पीछे मुड़ा। खंसो, जल्दी से अपना डंडा हटाओ, तुम ओरियन को असहज कर रहे हो। सेलिन के चेहरे के भाव बदल गए और उसने जल्दी से अपनी छड़ी रख दी। तापमान में जबरदस्त बदलाव आया और फिर सामान्य हो गया। उसने पलटकर देखा तो ओरियन शांति से खड़ा उसे उत्सुकता से देख रहा था। उसके दिमाग में कुछ कौंधा और वह जल्दी से पलटी। वह बूढ़ा बदमाश। तभी उसे पता चला कि एल्ड्रिक बगीचे की ओर भाग गया था। वह जल्दी से उनका पीछा करने लगी, जबकि ओरियन चुपचाप हंसता हुआ उनके पीछे पीछे बाहर चला गया। वहां उसने देखा कि रीना और फियोरा चुपचाप खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। चलो, सुबह की ताज़ी हवा में चलते हैं। मुझे सचमुच लगा था कि बूढ़ी मालकिन फिर से हवेली को जला देंगी, रीना ने अपनी छाती पर हाथ रखते हुए और गहरी सांस लेते हुए कहा। ओरियन के कदम रुक गए। फिर से? उसने उत्सुकता से मुड़कर पूछा। हाँ, गुरुजी। मालकिन सेलेन ने पहले भी हवेली को जला दिया था। हालांकि मन पर उनके बेतुके नियंत्रण के कारण किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। फियोरा ने अंततः ओरियन को कुछ समझाने की पहल की। उसने उसे हल्के आश्चर्य से देखा और उसके सिर पर थपथपाते हुए कहा, मैं समझ गया। खैर, तब तो मुझे लगता है कि यह खतरनाक नहीं है। मुझे भी अपने मन को इस तरह नियंत्रित करना सीखना चाहिए। यह काफी मददगार लगता है। हाँ, गुरु। युद्ध के अलावा भी मन पर नियंत्रण बहुत उपयोगी होता है। रीना ने सिर हिलाया और उनके साथ बगीचे की ओर चल दी। वे बातचीत करते रहे और रीना ने मजाक में कहा कि उसने हवेली की नौकरानियों को कपड़े धोने और हवेली की सफाई के लिए हर समय मैना का उपयोग करते देखा है। जल्द ही वे बगीचे में पहुंच गए, जहां बीच में सेलेन और एल्ड्रिक दोनों एक मेज और कुर्सियों पर बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहे थे। मुझे लगा कि तुमने हमें छोड़ दिया है, दोस्त। एल्ड्रिक मुस्कुराया और उसे मेज पर बैठने का इशारा किया। ओरियन मुस्कुराया और वहां जाकर गोल मेज पर उन दोनों के पास बैठ गया। रीना और फियोरा उसके पीछे कुछ दूरी पर खड़ी थीं, किसी आदेश की प्रतीक्षा में। तो, अब जब तुम जाग गए हो, तो क्या तुम थंडरहॉल अकादमी में जाकर मन की मूल बातें सीखना चाहोगे? मुझे यह स्वीकार करने में घृणा हो रही है, लेकिन वे मूल बातें हमसे कहीं बेहतर सिखा सकते हैं, क्योंकि बहुत समय हो गया है जब हमने उन निम्नस्तरीय मंत्रों के साथ कुछ किया था, सेलेन ने धीरे से पूछा। एल्ड्रिक ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, अगर आप वहां जाना चाहते हैं, तो हमें बताइए। मैं अकादमी जाना चाहता हूं।
और मुझे मना करने का कोई कारण भी नहीं दिखता। लेकिन मैंने उनके साथ जो समय बिताया है वह बहुत कम है। एल्ड्रिक और सेलेन ने उसके परेशान चेहरे को देखा। सेलेन ने धीरे से उसके बालों को थपथपाते हुए कहा, अगर तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है तो हमें बताओ। ओरियन ने अपना सिर उठाया। मैं तुमसे इतनी जल्दी अलग नहीं होना चाहता, उसने साफ साफ बताने का फैसला किया और देखना चाहा कि वे कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। हाँ, तो बात ये थी। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे साथ राजधानी चलेंगे। राजधानी का नजारा देखे हुए बहुत दिन हो गए। एल्ड्रिक ने अपनी जांघ पर थपथपाया और जोर से हंसा। सेलेन ने धीरे से अपना सिर हिलाया। तो फिर आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम आपके साथ चलेंगे। राजधानी में थंडरहॉल अकादमी के पास ही हमारी एक हवेली है। हम वहां रह सकते हैं। ओरियन की मुस्कान खिल उठी। धन्यवाद दादाजी, दादी जी। अच्छा, अब वे शरीफ कमीने मुझे मार नहीं पाएंगे, भले ही मैंने उन्हें किसी तरह नाराज कर दिया हो। उसने मन ही मन आह भरी। उसे बस एक ही बात की चिंता थी कि कहीं ताकतवर रईसों के हाथों अन्यायपूर्ण मौत न मर जाए। फुफुफू मास्टर अकादमी में प्रवेश करने से पहले अपने अपराधों की योजना बना रहा है, जैसी उम्मीद थी। यह तो बस एक एहतियात है, उसने मन ही मन जवाब दिया। आखिरकार सेलेन या एल्ड्रिक की बातों से उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वे कोई कदम नहीं उठाएंगे। लेकिन अब उनके मौजूद होने से उसे कुछ हद तक यकीन हो गया था कि रईस लोग सार्वजनिक रूप से उस पर कोई हमला नहीं करेंगे। हमें कब निकलना चाहिए? सेलेन ने एल्ड्रिक की ओर देखा और पूछा। हम थंडरहॉल अकादमी में दाखिले शुरू होने में अभी कुछ समय है। हम 1 हफ्ते में निकलेंगे। हमें अपने सभी लोगों और रसद के साथ 1 हफ्ते में राजधानी पहुंच जाना चाहिए। समय सीमा बताने से पहले उसने इस बारे में सोचा। ओरियन ने सिर हिलाया। तो फिर हम आपकी योजना के अनुसार चलेंगे। इस बीच मुझे इस नई भावना के साथ तालमेल बिठाने में भी सक्षम होना चाहिए। हाँ, ओरियन, इस बीच तुम मैना के साथ खेलने की कोशिश कर सकते हो। जितना ज्यादा तुम इसका इस्तेमाल करोगे, तुम इसे बेहतर तरीके से नियंत्रित करना सीख जाओगे। बस खुद को थकाओ मत, सेलेन ने धीरे से सलाह दी। मुझे नहीं पता कि क्या मैं साधारण मन प्रशिक्षण से भी थक सकता हूं। मेरा चेतना सागर मानव सागर से 10 गुना या 100 गुना बड़ा है, ओरियन ने उत्सुकता से सोचा। उसे याद आया कि लूमी ने उसे बताया था कि उसका चेतना सागर एक सच्चे ड्रैगन के सागर से 10 गुना बड़ा है। लेकिन उसे ठीक से पता नहीं था कि ड्रैगन का चेतना सागर इंसान के सागर की तुलना में कितना बड़ा है। उसने अभी तक अपनी विरासत के उस हिस्से को नहीं खोला है। हाँ, ये लो, ओरियन, एल्ड्रिक ने अपनी कुर्सी के पीछे से एक बैग निकालने से पहले कहा। इनसे तुम्हें मन पर नियंत्रण का अभ्यास करने में मदद मिलेगी। ओरियन ने उसे देखा और उसमें मौजूद घने मन को महसूस कर रहा था। ये क्या है? उच्च श्रेणी के मैना क्रिस्टल, इनसे आपको प्रशिक्षण के दौरान उपयोग किए गए सभी मैना को पुनः प्राप्त करने में मदद मिलेगी, उन्होंने चाय की चुस्की लेने से पहले शांतिपूर्वक कहा। बैग के अंदर दर्जनों उच्च श्रेणी के क्रिस्टल देखकर ओरियन की आंखें चमक उठीं। मैं इनका अच्छा इस्तेमाल करूंगा, दादाजी। एल्ड्रिक और सेलीन उसके उत्साहित भाव को देखकर मुस्कुराए, फिर तीनों चुप हो गए और शांति से अपनी चाय की चुस्कियां लेने लगे। पहले की सारी अराजकता पृष्ठभूमि में फीकी पड़ गई थी, मानो वे चुपचाप प्रकृति के संगीत को सुन रहे थे। मालिक, क्या आप राजधानी जा रहे हैं? हाँ। क्या आप वहां अकादमी जाएंगे? हाँ। क्या तुम वहां जादू सीखने जा रहे हो? हाँ। क्या तुम वहां अपने लिए पत्नी ढूंढोगे? हाँ। क्या बकवास है? ओरियन अपनी राह पर रुक गया और अवाक दृष्टि से रीना की ओर देखने लगा। रीना ने मुंह बनाकर दूसरी ओर देखा। तुम ठीक से जवाब नहीं दे रहे थे। उसने सिर हिलाते हुए कहा, मैं बस यही सोच रहा था कि अकादमी या राजधानी मेरे लिए क्या लेकर आएगी। मैं तो बस जादू सीखना चाहता हूं और दुनिया घूमना चाहता हूं। क्या आप हमें अपने साथ ले जाएंगे? फियोरा ने धीरे से पूछा। रीना ने उसकी ओर भौहें चढ़ाई, लेकिन फिर ओरियन की ओर मुड़कर वही प्रश्न पूछना चाहा। समय बताएगा। फिलहाल
हम तीनों ही दुनिया घूमने के लिए बहुत कमजोर हैं। उसने सिर हिलाया और चलना जारी रखा। रीना और फियोरा ने निराश होकर आह भरी और उनके पीछे चल पड़े। फिर ओरियन अपने कमरे में लौट आया और रीना और फियोरा दोनों को पहरा देने का आदेश दिया। उसने उनसे कहा कि वह लाइब्रेरी से आज छुट्टी लेना चाहता है और कमरे में वापस आ गया। उसने बैग को मेज पर रखा और अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए कहा, ठीक है, लूमी, सभी मैना क्रिस्टलों को गिन लो और मुझे बताओ कि मुझे कितने एसपी मिले। कप्तान। डिंग। कुल एसपी की गणना की गई। कुल 57 उच्च श्रेणी के मन क्रिस्टल पाए गए। 89 एसपी अर्जित किया जा सकता है। निकालने के लिए आगे बढ़े। अरे! 57 उच्च श्रेणी के मन क्रिस्टल से 89 एसपी। ओरियन की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। उसे याद आया कि उच्च श्रेणी के मन क्रिस्टल के लिए विनिमय अनुपात लगभग 1:1 था। इन मन क्रिस्टल्स की गुणवत्ता काफी ऊंची है गुरु। आपको पता होना चाहिए कि समान स्तर के मन क्रिस्टल्स में भी काफी अंतर होता है। अच्छा। लगता है दादाजी ने मुझे अच्छी क्वालिटी के मन क्रिस्टल दिए हैं। अभी अभी मिले सारे मन क्रिस्टल खोने के बारे में सोचकर उसका दिल थोड़ा दुख रहा था। क्या मैंने अपनी ड्रैकोनिक प्रकृति को दबाया नहीं था? उसने भौहें उठाईं। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। गुरुजी, आपको इसे हर समय सचेत रूप से दबाना होगा, वरना यह होता रहेगा। और यह सिर्फ आपके ड्रैकोनिक स्वभाव के कारण नहीं है। आप खुद थोड़े लालची हैं। समझ में आता है। उसने आंखें बंद कर लीं और अपनी ड्रैकोनिक प्रवृत्तियों को फिर से दबाने के लिए अपनी इच्छाशक्ति पर ध्यान केंद्रित किया। ऐसा करना अजीब लग रहा है। खैर, सारे मन क्रिस्टल्स को सिस्टम पॉइंट्स में बदल दो। डिंग। रूपांतरण समाप्त। मास्टर को 89 एसपी प्राप्त हुए। एसपी 97। ओरियन की आंखें चमकने लगीं। अचानक मिले एसपी की मात्रा को देखकर एक और शानदार ड्रॉ निकालने का समय आ गया है। अगर मैं अपने 10 ड्रॉ के दौरान जितना अच्छा प्रदर्शन किया था, उसका आधा भी कर सकूं। उसकी लार टपकने लगी और उसने जल्दी से आदेश दिया, 9 ड्रॉ रिडीम करो। अभी 9 ड्रॉ होने वाले हैं। डिंग। ड्रा खरीदा गया। क्या आप एक या सभी ड्रॉ को एक साथ स्पिन करना चाहते हैं? ओरियन बिस्तर पर बैठ गया, गहरी सांस लेते हुए बोला, केवल डरपोक ही इसे कम खेलते हैं। सब कुछ अंदर। डिंग। लगातार 9 ड्रॉ की शुरुआत। पहिया उसके सामने घूम रहा था। कचरे और खजाने के परिचित रंग भंवर की तरह घूम रहे थे। अब मुझे मत छोड़ो गच्चा भगवान। उसने अपनी आंखें स्क्रीन पर गड़ा दी। डिंग। ड्रा 1 खाली। उसके होंठ थोड़े से फड़क गए, लेकिन उसने अपना धैर्य बनाए रखा। ड्रा 2 खाली। ड्रा 3 खाली। आपको प्राप्त हुआ है ड्रा 4 घिसे हुए जूते, सामान्य ग्रेड। ओरायन की पलकें हल्की सी झपकी। अच्छी शुरुआत, वह उदास भाव से बुदबुदाया। लूमी का छोटा सा अवतार घबराई हुई हंसी के साथ पहिए के पास आ गया। हे गचा धैर्य के बारे में है, गुरु। जरूर अगला वाला बहुत अच्छा होगा। जारी रखना। डिंग। ड्रा 5 आपको मिला बीस्ट फरबॉल, कॉमन ग्रेड। प्रभाव नरम डॉट। ओरियन चुपचाप अपने सामने प्रकट हुए छोटे से फर के गुच्छे को देखता रहा। मुलायम? बस इतना ही? लूमी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। यदि मास्टर बाहर सोते हैं तो आप इसे तकिए के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तुम चाहते हो कि मैं गरीब ही मर जाऊं, है ना? उसने आकाश की ओर आह भरी। उसे पहले से ही अपनी खराब किस्मत का अंदाजा हो रहा था। जारी रखना। डिंग। ड्रा 6 आपको प्राप्त हुआ है फटी हुई जानवर की खाल, सामान्य ग्रेड। प्रभाव इसे खाने से जहर हो सकता है। ओरायन ने अपनी नाक से धीरे धीरे सांस छोड़ी। लूमी। हाँ मास्टर। अगर मैं इको से दोबारा मिलूं तो मुझे उसका गला घोंटने की याद दिलाना। ठीक है। डिंग। ड्रा 7 बेसिक मन श्वास तकनीक, सामान्य ग्रेड। प्रभाव शुरुआती लोगों के लिए एक उपयोगी तकनीक जो मन को कुशलतापूर्वक अवशोषित और परिष्कृत करने के लिए इष्टतम मन श्वास पैटर्न सिखाती है।
शुरुआती लोगों के लिए महत्वपूर्ण। ओरियन की आंखें तुरंत उत्साह से चौड़ी हो गईं। आखिरकार उसने आंखें बंद कर ली ताकि उसके दिमाग में भर रही जानकारी देख सके। उसने जल्दी से उसका कुछ हिस्सा पढ़ लिया। है, मैंने कहा था गुरुजी, आपको देर सवेर कुछ न कुछ उपयोगी अवश्य मिलेगा। ओरियन ने राहत की सांस ली। लगता है अभी भी उम्मीद बाकी है। मैं तो हार मानने ही वाला था पहले से। तुम्हारी बात तो पक्की है। मैंने अपने सारे मैना क्रिस्टल बर्बाद कर दिए और बदले में मुझे कचरा मिला। खैर, ड्रॉ जारी रखो। मेरी किस्मत आखिरकार पलट रही है। ओरियन ने झुंझलाकर जल्दी से उसे जारी रखने को कहा। डिंग। ड्रा 8 आपको मिला। मूनबेरी X10-000 कॉमन ग्रेड। प्रभाव मीठा, ताज़ा, फूलों की सुगंध के साथ। कहा जाता है कि यह मन को शांत करता है और कल्पित बौनों को प्रिय है। मनुष्यों के लिए जहर। हाँ, क्या इको ने उसके खजाने तक मेरी पहुंच के बाद और भी बेकार चीजें फेंकी हैं? मुझे यकीन नहीं होता कि वो ऐसा कचरा इकट्ठा करेगा। उसने बड़बड़ाते हुए एक मूनबेरी निकाली। गुरुजी, यह तो जहर है। उसने उसकी बात अनसुनी कर दी और एक ही निवाले में पूरा बेर खा गया। थोड़ा चबाने के बाद उसने उसे पूरा निगल लिया। बुरा नहीं है। स्वाद मीठा और ताज़ा है। कोई आश्चर्य नहीं कि उन जंगलवासियों को यह पसंद है। मैं भूल गया कि मास्टर इंसान नहीं है। खैर, ये कुछ न मिलने से तो बेहतर है। जब बोर हो जाऊंगा तो इन्हें खा सकता हूं। जारी रखो, मेरे पास अभी भी एक ड्रॉ बाकी है। उसने हाथ बढ़ाया और कहा। अगर उसे अभी कुछ न भी मिले तो भी वह मन श्वास तकनीक से संतुष्ट रहेगा। डिंग। नौवां ड्रा आपको मिला है। सोल इम्प्रिंट स्पेल स्लेव सील, असामान्य ग्रेड। प्रभाव एक सीलिंग तकनीक जो उपयोगकर्ता को इच्छुक लक्ष्य के चेतना सागर पर एक बाध्यकारी छाप छोड़ने की अनुमति देती है। यह सील आदेशों को लागू कर सकती है, लक्ष्य की रक्षा कर सकती है या विश्वासघात को रोक सकती है। इसके लिए लक्ष्य की पूर्ण सहमति आवश्यक है। ओरायन की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। यह वास्तव में कुछ और ही है। जैसे ही उसने स्क्रीन पर टैप किया, उसके सामने एक स्क्रॉल प्रकट हो गया। क्या आप यह मंत्र सीखना चाहते हैं? हाँ नहीं। हूं। रुको, 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 मैं सिर्फ एक मंत्र पुस्तक उठाकर मंत्र सीख सकता हूं। वह उत्साह में खड़ा हो गया, अपनी उत्तेजना को रोक नहीं पाया। मास्टर, इस प्रणाली से आपको जो मंत्र मिलते हैं, उन्हें ही इस तरह से सीखा जा सकता है। ओरियन की मुस्कान जम गई। एक आह भरते हुए वह बिस्तर पर वापस बैठ गया। हाँ, मैं बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा था। वैसे भी यह स्लेव सील स्पेल दिलचस्प लगता है। लूमी की आवाज गंभीर हो गई। यह एक दुर्लभ नियंत्रण मंत्र है, गुरुजी। हमें नहीं पता कि दूसरे लोग इस पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे, इसलिए बेहतर होगा कि इसे किसी के साथ साझा न करें। और यह एक अनोखा मंत्र है। इसे सीखने के बाद आप समझ जाएंगे। ओह, तो फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? मुझे अभी इसे सीखने दो। उसने अपने सामने तैरते सिस्टम प्रॉम्प्ट पर हाँ पर क्लिक किया। किताब धीरे धीरे प्रकाश कणों में बदल गई और फिर उसके दिमाग में समा गई। जब सारे कण उसके सिर में घुस गए तो उसने आंखें बंद कर लीं और इंतजार करने लगा। धमाका! अचानक उसका शरीर कांप उठा, मानो किसी ने उस पर हथौड़ा मार दिया हो। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक ही मंत्र का ज्ञान इतना जबरदस्त होता है। उसने दांत पीसकर चादर पकड़ ली। उसका माथा पसीने से भर गया था और वह उस झटके को झेल रहा था। धीरे धीरे वह शांत हुआ और उसे समझ आया कि उसके लिए यह इतना मुश्किल क्यों था। हाँ, अरे यार, यह तो सर्वोच्च पद से भी ऊपर का मंत्र है। हाँ, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतना भारी था। मैंने आपको पहले ही चेतावनी दे दी थी कि यह एक उच्च गुणवत्ता वाला मंत्र है। असामान्य ग्रेड आखिरकार 9वीं कक्षा से ऊपर है। मैं एक उत्कृष्ट रैंक वाले मंत्र की उम्मीद कर रहा था। पैरागॉन स्तर वाले मंत्र की नहीं। वह धीरे धीरे शांत हुआ और मंत्र की जांच करने लगा। यह कई स्तरों में बनता है। मैं इसे पहले स्तर पर इस्तेमाल कर सकता हूं,
लेकिन यह सिर्फ तीसरे स्तर के प्राणियों तक ही कारगर होगा। यह पहले से ही काफी अच्छा है, मेजबान। आखिरकार, कौन अपने स्तर से ऊपर के प्राणियों को नियंत्रित कर सकता है? उसने अपना सिर हिलाया और बिस्तर पर गिर पड़ा। छोड़ो, मुझे इसे अभी भी अपने चेतना सागर में अंकित करना है ताकि मैं इसका सही इस्तेमाल कर सकूं। इसके लिए काफी मन की जरूरत होगी, और मुझे तो यह भी नहीं पता कि मन को नियंत्रित करके मंत्र कैसे बनाए। गुरुजी, आप मन श्वास तकनीक देखकर शुरुआत कर सकते हैं। यह यहाँ मददगार हो सकती है। ओरियन ने अपने पैर झुलाए और फिर से सीधा बैठ गया। आहा, मुझे अब इसे देखना चाहिए। दस्तक दस्तक। मास्टर ओरायन, मेरे पास आपके लिए कुछ है। दरवाजे के बाहर से रीना की आवाज सुनाई दी, और ओरियन वहीं रुक गया जैसे ही वह मन श्वास तकनीक मैनुअल निकालने वाला था। अंदर आओ, उसने कहा। रीना हाथ में एक बड़ी किताब लेकर कमरे में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान थी जब उसने किताब को मेज पर ओरियन के सामने रख दिया। लो, मास्टर ओरियन। बूढ़ी मालकिन सेलिन ने मुझे यह आपको सौंपने के लिए दिया था। यह एक शुरुआती गाइडबुक है। इसमें वह सब कुछ है जो एक शुरुआती को सीखने की जरूरत होती है, मन श्वास तकनीक से लेकर मंत्र निर्माण की मूल बातें तक। दूसरी ओर, ओरियन ने पुस्तक को गहरी निगाहों से देखा। अरे यार, तो मैना बुक ड्रॉ भी बेकार था। गुरुजी, मन श्वास तकनीक इस पुस्तक से उच्च श्रेणी की तकनीक हो सकती है। आप प्रार्थना करें कि ऐसा हो, वरना मैं आपको टेमू पर 3.99 में बेच दूंगा। नू, मुझे हर समय बेचना बंद करो। यह मन प्रशिक्षण तकनीक कितनी अच्छी है? वह शांत हुआ और रीना से पूछा। रीना ने गर्व से अपनी कमर पर हाथ रखा। ये पूरे राज्य में सबसे बेहतरीन हैं, जिन्हें बूढ़ी मालकिन ने खुद बनाया है। मुझे शक है कि पूरे राज्य में ढूंढने के बाद भी तुम्हें इतनी अच्छी चीज मिल सकती है। लेकिन उन्होंने इसे अपनी जवानी में बनाया था, इसलिए शायद कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहा। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने मुझे अकादमी में जाने के लिए कहा। लगता है वह मुझे किसी ऐसी बात में गुमराह नहीं करना चाहती जिसके बारे में वह खुद निश्चित नहीं है, उसने मन ही मन सोचा। उसका दिल मिठास से भर गया। ठीक है, तो अभी मैं इसे पढ़ूंगा। मैं बस सोच रहा था कि मन को प्रशिक्षित करना कैसे शुरू करूं। वह बिस्तर से उठा और मोटी किताब की ओर बढ़ा। रीना बाहर निकलने की ओर जाने से पहले थोड़ा झुकी, जहां फ्योरा उसे थोड़ी ईर्ष्या भरी निगाहों से देख रही थी कि वह अपने मालिक के साथ इतनी मित्रतापूर्ण व्यवहार कैसे कर सकती है। रीना के दरवाजा बंद करने के बाद ओरियन ने पहला पन्ना खोला। उस पन्ने पर मोटे अक्षरों में कुछ शब्द लिखे थे, बेसिक्स ऑफ मैना। उसने धीरे धीरे अपनी उंगली से मोटे अक्षरों को पढ़ा। पढ़ने से पहले उसने शांति से अगले पन्ने को पलट दिया। मन हर चीज में मौजूद मूलभूत ऊर्जा है। यह जादू और शक्ति का स्रोत है जिसका उपयोग सभी जागृत व्यक्ति करते हैं। प्रत्येक जीव का मन के साथ बातचीत करने का एक अनूठा तरीका होता है जो उसकी जाति, आत्मीयता और जन्मजात प्रतिभा से प्रभावित होता है। ओरियन ने अगले पृष्ठ पर जाने से पहले कुछ देर तक पढ़ना जारी रखा। मन श्वास तकनीक। किसी भी मन प्रशिक्षण की आधारशिला, मन श्वास तकनीक, व्यक्ति को परिवेशी मन को ग्रहण करने और परिष्कृत करने की अनुमति देती है। उचित श्वास पैटर्न, मन अवशोषण दक्षता, शुद्धता और नियंत्रण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। उसने निर्देशों को ध्यान से पढ़ा और मन ही मन उनकी तुलना ड्रॉ से सीखी गई तकनीक से की। उसे तुरंत ही सूक्ष्म अंतर नजर आ गए। लुमी, मुझे ड्रॉ से मन श्वास तकनीक फिर से दिखाओ, ओरियन ने धीरे से अनुरोध किया। तुरंत, गुरुजी। तुरंत ही उसके दिमाग में ज्वलंत जानकारी उमड़ पड़ी, जिससे वह दोनों तकनीकों की बारीकी से तुलना कर सका। कुछ ही पलों बाद ओरियन का चेहरा काला पड़ गया और उसके होंठ फड़कने लगे। अरे! दादी माँ की सांस लेने की तकनीक तो कमाल की है। यह मन को और भी गहराई से निखारती है, शुद्धता और दक्षता दोनों बढ़ाती है, और इतना ही नहीं, यह शुरुआती लोगों के लिए भी आसान है। कुछ अच्छा निकालने की उम्मीद करना वाकई एक जुआ है। वह असंतुष्ट होकर बुदबुदाया। हाँ, तो फिर मैं दादी माँ की तकनीक सीख ही लूंगा। इस बकवास में समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। मुझे तो बस बुनियादी बातों में महारत हासिल करनी है। मैंने जो पढ़ा है
उसके अनुसार मन उपयोगकर्ताओं के लिए मुख्य काम है अपने चेतना सागर में मंत्रों को अंकित करना। गहरी सांस लेते हुए वह फर्श पर पालथी मारकर बैठ गया और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं तथा अपनी सांसों को स्थिर किया। उन्होंने पुस्तक में बताए गए श्वास पैटर्न का ध्यानपूर्वक पालन किया, लयबद्ध तरीके से सांस लेते और छोड़ते हुए अपने चारों ओर मन को महसूस करने की कोशिश की। हालांकि यह अनावश्यक लग रहा था क्योंकि वह अपनी पहली सांस में ही मन को महसूस कर सकता था। दरअसल अपने ड्रैकोनिक स्वभाव के कारण वह जन्म से ही मन को आंशिक रूप से नियंत्रित कर सकता था। हर स्थिर सांस के साथ ओरियन को अपने आसपास मैना की हल्की हल्की फुहारें बहती हुई महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में शांति से बहती हुई कोमल धाराएं हों। ठीक है, पहला भाग पूरा हो गया। अब इसे अंदर की ओर ले जाने का समय है। ओरियन ने गाइडबुक के विस्तृत चित्रों को याद करते हुए मन ही मन खुद को निर्देश दिया। धीरे धीरे और सावधानी से उसने अपने शरीर में मंद मंद धाराओं को निर्देशित किया, जिससे उसके मन चैनलों के माध्यम से एक हल्की झुनझुनी सनसनी फैल गई। यह अनुभूति धीरे धीरे तीव्र होती गई क्योंकि अधिक मन उसके अंदर प्रवाहित होता गया तथा यह उसकी नवजागृत मन नाड़ियों से होकर परिष्कृत होती गई। ओरियन अपने प्रशिक्षण में डूबा हुआ था और समय यूं ही बीतता जा रहा था। हर सांस स्थिर होती जा रही थी, हर मन कण साफ होता जा रहा था। उसका शरीर तेजी से मन के प्रवाह के अनुकूल ढलने लगा। अविश्वसनीय, ओरियन ने धीरे से कहा, अपनी आंखें खोलते हुए, जो कुछ मिनटों जैसा लग रहा था लेकिन वास्तव में घंटों थे। उसका शरीर अजीब तरह से ऊर्जावान फिर भी शांत महसूस कर रहा था। एक सुखद गर्माहट उसे घेरे हुए थी। ऐसा लग रहा था मानो उसका शरीर फटने को तैयार हो, लेकिन वह उसे पूरी तरह से नियंत्रित कर पा रहा था। वह हल्के से मुस्कुराए, स्पष्टतः प्रगति से संतुष्ट थे। लुमी, मैं कब से अभ्यास कर रहा था? लगभग 4 घंटे, गुरुजी। आपने अपने पहले प्रयास में ही अद्भुत प्रगति की है। अब आपका शरीर मन के लिए अनुकूलित हो गया है। 4 घंटे बहुत कम लग रहे थे। ओरियन ने इत्मीनान से खड़े होकर अपना शरीर तान दिया। उसने बाहर की ओर नजर घुमाई, शाम के धुंधले होते आसमान पर नजर डाली। यह सोचकर कि आज के लिए इतना ही काफी है, उसने किताब धीरे से बंद कर दी। मन का प्रशिक्षण वाकई बहुत सुखद है, ओरियन हल्के से मुस्कुराया। कोई आश्चर्य नहीं कि दुकानों में मौजूद जादूगर आधी जिंदगी तक कुंवारी रह सकती हैं। खांसी, गुरुजी, दूसरों के लिए यह इतना सुखद नहीं है। ज्यादातर लोगों को मन को समझने में महीनों लग जाते हैं, जबकि बड़े बड़े प्रतिभाशाली लोगों को दिन। आपने तो एक सांस ही ली। कुछ खास नहीं। सभी सच्चे ड्रैगन जन्म के समय इतना कुछ कर सकते हैं। उसने सिर हिलाया और शरीर को तान दिया। लेकिन उन्हें भी कुछ घंटे लगते हैं। अंत में वह मुस्कुराया। वास्तव में, गुरु, आपकी क्षमता असीम है। लूमी के उत्साहपूर्ण शब्दों पर धीरे से हंसते हुए उसने बोन स्टील तलवार निकाली। तलवार घुमाते हुए उसने अपने हाथ में तलवार का संतुलन महसूस किया। मुझे तलवार चलाना सीखना होगा। मैं नज़दीकी लड़ाई के लिए सिर्फ मन पर निर्भर नहीं रह सकता। उसने गहरी सांस ली और तलवार को अपनी छाती के सामने रखा। वह उन हरकतों की नकल करने लगा जो उसने पिछले जन्म में फिल्मों और एनीमे में देखी थी। हा, आप आखिर कर क्या रहे हैं, गुरुजी? आप सिर्फ अपनी यादों के आधार पर नहीं सीख सकते। इसमें और भी चीजें शामिल हैं, जैसे सांस लेना, संतुलन, गति, मुद्रा वगैरह। अगर आप गंभीरता से तलवारबाजी सीखना चाहते हैं, तो आपको एक अच्छे प्रशिक्षक की जरूरत है। ओरियन के कदम रुक गए। तुम सही कह रहे हो। मुझे अपनी तलवारबाजी की ट्रेनिंग तब तक रोक देनी चाहिए जब तक मैं अकादमी नहीं पहुंच जाता। तलवार को वापस अपने भंडार में रखने से पहले उसने एक पल के लिए उसे घूरा। वह वापस बिस्तर पर गिर पड़ा। सीखने के लिए बहुत सी बातें, खोजने के लिए बहुत सी जगहें, सीखने के लिए बहुत से मंत्र, उजागर करने के लिए बहुत से रहस्य। उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक उत्साहित मुस्कान आ गई। क्या आप अपने भविष्य को लेकर उत्साहित हैं, गुरुजी? हाँ, बिल्कुल। आखिरकार मेरे पास एक स्पष्ट लक्ष्य है कि मैं क्या करना चाहता हूं। अपने पिछले जन्म में
मैं बस बिना सोचे समझे अपनी जिंदगी जी रहा था, एक काल्पनिक दुनिया में पुनर्जन्म लेने और अपनी मर्जी से काम करने का एक सिस्टम पाने के सपने देख रहा था। उसने उत्साह में अपनी मुट्ठी कस ली। लगता है आपकी मनोकामना पूरी हो गई। लेकिन क्या आप बस यही करना चाहते हैं? क्या आप शिखर तक पहुंचकर एक अमर पौराणिक प्राणी नहीं बनना चाहते? ओरियन ने धीरे से अपना सिर हिलाया। शिखर एकाकी है। और अमरता पाने का क्या मतलब है अगर मैं इसे दूसरों के साथ साझा नहीं कर पाऊंगा? प्रकृति को अपना काम करने दो। मैं देखना चाहता हूं कि मैं इस रास्ते पर कितनी दूर तक जा सकता हूं। भाग्य के निशान को मत भूलना, गुरुजी। मैं महसूस कर सकता हूं कि यह आपके आसपास के वातावरण को सूक्ष्म रूप से प्रभावित कर रहा है। अगर मैं अनुमान लगाऊं तो आपका मानव सम्राट बनना भी इसी से प्रभावित था। उसकी बातें सुनते ही उसकी आंखें तेज हो गईं। वह सीधा बैठ गया। क्या यह मुझे सीधे नियंत्रित कर सकता है? क्या यह मेरे लिए अच्छा है या बुरा? नहीं, गुरु, यह आपको या किसी भी चीज को नियंत्रित नहीं कर सकता। दरअसल, आप इसे गलत नजरिए से देख रहे हैं। यह अब आपका ही एक हिस्सा है, बिल्कुल आपके ड्रैगन वंश की तरह। यह आपका अपना भाग्य है। लेकिन यह हर चीज के भाग्य को प्रभावित कर रहा है, आपको हर चीज का केंद्र बना रहा है। यह भाग्य और दोनों लाएगा। दुर्भाग्य। उसने अपना सिर हल्के से रगड़ा। इको ने मुझे इसके बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? यह ड्रॉ से मिला सबसे उच्च कोटि का खजाना भी है। हाँ, मुझे अपने सभी लक्ष्य हासिल करने के लिए कई जन्मों की जरूरत होगी। और यह भाग्य का चिन्ह मुझे ये नहीं देगा। चिंता मत करो, गुरु। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा और तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ओरियन ने चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान के साथ स्वीकृति में गुनगुनाया। लेकिन अगर मुझे ये सारे लक्ष्य हासिल करने हैं तो मुझे पूरी ताकत की जरूरत है। और इसके लिए मुझे एक मजबूत नींव की जरूरत है। उसकी नज़र मेज पर पड़ी शुरुआती गाइडबुक पर पड़ी। कल, मैं पूरी तरह से मन नियंत्रण और श्वास पर ध्यान केंद्रित करूंगा। ओरायन खड़ा हुआ और खिड़की की ओर जाने से पहले पुनः अपने शरीर को खींचा। रात पहले ही छा चुकी थी। चांदनी उसके कमरे के अंदर एक शांत चमक फैला रही थी, जिससे उसे शांति और मौन का एहसास हो रहा था। दस्तक दस्तक। मास्टर ओरियन, रात का खाना तैयार है। रीना की आवाज बाहर से आई। ठीक है, आ रहा हूं। वह खिड़की से दूर चला गया। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। ओरियन अपने कमरे में बैठा हुआ था और मन को नियंत्रित करने के तरीके सीखने पर गहन ध्यान केंद्रित कर रहा था। उसके चारों ओर मन की छोटी छोटी नीली धारियां बन गईं, जो उसके शरीर के चारों ओर लहरदार पैटर्न में घूम रही थी। लेकिन उसके शरीर के अंदर एक अलग ही नजारा था। मन को अपने 9 मन चैनलों के बीच दौड़ते हुए, उन्हें गर्म करते हुए और उन्हें अपने अनुकूल बनाते हुए देखा जा सकता है। ओरियन अपने पूरे शरीर के साथ ऐसा ही करता रहा, उसे मन से भरकर बाहर निकालता रहा। वह चाहता था कि एक सच्चा ड्रैगन होने के बावजूद उसका शरीर पूरी तरह से मन के अनुकूल हो जाए। अपने संपूर्ण रूपांतरण के कारण इस समय उसका शरीर ड्रैगन की अपेक्षा अधिक मानव जैसा था, इसलिए वह अपने शरीर को यथाशीघ्र मन के अनुकूल बनाने के लिए परिष्कृत करना चाहता था। उसने एक लंबी सांस छोड़ी। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, उसके मुंह से नीला कोहरा निकलता हुआ प्रतीत हुआ। लगता है मुझे अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ बनाने के लिए कुछ और दिन लगेंगे। गुरुजी, आप सुबह से ही श्वास तकनीक का अभ्यास कर रहे हैं। क्या आप इसे जारी रखेंगे या कुछ और भी आजमाएंगे? वह धीरे से खड़ा हुआ और अपने शरीर को तानते हुए बोला, अब मुझे अपने चेतना सागर के अंदर एक मंत्र तारामंडल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। भले ही आपकी दादी ने आपको चेतावनी दी थी कि आप अपनी चेतना के सागर के साथ हल्के से खिलवाड़ न करें। वह हंसते हुए बोला, मैं कोई खिलवाड़ नहीं कर रहा हूं। मैं तो बस स्लेव सील स्पेल उकेर दूंगा। यह कई स्तरों में बनता है, और पहला स्तर तो आसान है। लूमी ने थोड़ी चिंतित आवाज में पूछा। लेकिन क्या तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है? तुम तो इसका तत्व भी नहीं सीखने वाले थे। यह तो बस अंधकार का तत्व है। अगर मुझे प्रकाश का आशय सीखना है
तो मुझे अपने हाथ अंधकार में ही कीचड़ में भिगोने चाहिए। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए अपनी उंगलियां चटकाईं। हाँ, मुझे लगता है कि आप धीरे धीरे सभी तत्वों को सीखना शुरू कर देंगे। अभी के लिए यही योजना है। अगर मैं सभी तत्वों में भी महारत हासिल नहीं कर पाया, तो क्या यह प्रतिभा मेरी व्यर्थ नहीं जाएगी? वह बिस्तर से उठा और जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया। आंखें बंद करते हुए उसे उस कौशल के बारे में सारी बारीकियां याद आईं जो उसने उस स्क्रॉल से सीखी थी। अच्छा, तो सबसे पहले मुझे अपने चेतना सागर के अंदर एक बुनियादी रून बनाना होगा, जो मेरे मन को उसमें प्रवाहित करेगा और उसे डार्क एलिमेंटल मन में बदल देगा। यहीं पर आप विशेष हैं, गुरु। एक सामान्य मनुष्य का चेतना सागर केवल एक ही ऐसा रून धारण कर सकता है। लेकिन आप, मुझे तो यह भी नहीं पता कि आपके चेतना सागर में कितने रून धारण किए जा सकते हैं। खैर, मेरा चेतना सागर सच्चे ड्रैगन की तुलना में भी बेहद विशाल है। जब मेरे हाथ और भी एलिमेंटल रून्स लग जाएंगे, तो मुझे इसकी सीमा पर रखनी चाहिए। उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली और आखिरकार अपना पहला एलिमेंटल रून बनाने का फैसला किया। उसने अपनी इच्छा शक्ति को चेतना के सागर में केंद्रित किया। विशाल खालीपन को देखते हुए उसे लगा कि वह बिल्कुल खाली है। उसके चारों ओर सिर्फ नीला मन बह रहा था, जो एक आकाशगंगा जैसा जीवंत दृश्य बना रहा था। यह तो काफी खाली है, उन्होंने जगह की ओर देखते हुए टिप्पणी की। कोई बात नहीं, गुरुजी। इसे भरने के लिए आपको यहां रून बनाने और मंत्र रचने होंगे। और आपका चेतना सागर दूसरों से कहीं ज्यादा बड़ा है, इसलिए आपको यह काफी खाली लगता है। आखिर ये कितना बड़ा है? बताओ, इंसानों के मुकाबले, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा उन्हीं से बातचीत करूंगा और मुझे शक है कि मैं जल्द ही ड्रैगन्स के संपर्क में आऊंगा। उसने अंदर घूमते हुए पूछा। यह मनुष्य की तुलना में 100 गुना बड़ा है, गुरुजी। ओह, तो सच्चे ड्रैगन के पास मनुष्यों की तुलना में केवल 10 गुना बड़ा चेतना सागर है? यह मेरे विचार से बहुत छोटा है। वह नीले धुंध की कुछ परतों के बीच से गुजरा। ऐसा इसलिए है क्योंकि सच्चे ड्रैगन मंत्रों से ज्यादा अपने शरीर पर निर्भर करते हैं और उनकी मुख्य क्षमता, ड्रैगन ब्रीथ, ज्यादातर मंत्रों को मात देने के लिए काफी है। जैसे ही उसकी नजर ऊर्जा के एक चमकते हुए गोले पर पड़ी, उसके कदम ठिठक गए। उसमें जटिल रून आकाशगंगा की तरह घूम रहे थे। उसने अपनी नजर उस पर केंद्रित करने की कोशिश की ताकि उसके सारे रहस्य देख सके। उसकी नजर पहली परत तक पहुंची ही थी कि अचानक उसकी चेतना का सागर हिल गया। उसने जल्दी से अपनी नजरें हटा लीं और दूसरी तरफ देखा। क्या यह रहस्योद्घाटन की आंख है? वास्तव में, गुरुजी, आपकी सभी निष्क्रिय और सक्रिय क्षमताएं आपके चेतना सागर के अंदर हैं। लेकिन चूंकि आप चेतना सागर के केवल पहले स्तर को ही संभाल सकते हैं, इसलिए इको ने इस क्षमता पर मुहर लगा दी है। आपको अपनी शक्ति बढ़ानी होगी और इन मुहरों को तोड़ना होगा। मैं समझ गया। तो फिर मैं यहां से चला जाऊंगा। वह रहस्योद्घाटन की आंख के रून की और जांच किए बिना ही दूसरी दिशा में बहने लगा। उसे लग रहा था कि अगर वह रून की दूसरी परत में देखने की कोशिश करता रहा, तो उसकी चेतना का पूरा सागर ढहने के कगार पर होगा। वह अभी जोखिम नहीं उठाना चाहता था और दूसरे रूनों की तलाश में लग गया। जल्द ही वह एक और जगह पहुंच गया, जहां अलग अलग तत्वों वाले 2 रून एक दूसरे के बगल में रखे हुए थे। दोनों रूनों के अंदर जटिल रेखाएं गुंथी हुई थीं, फिर भी ओरायन की नज़र में वे दुनिया की सबसे सरल चीजें थीं। अग्नि ड्रैगन की सांस और वज्र ड्रैगन की सांस। वह रूनों को देखते हुए बुदबुदाया। गुरुजी, आपका वर्तमान शरीर इन क्षमताओं का उपयोग नहीं कर पाएगा। आप इन्हें बलपूर्वक सक्रिय कर सकते हैं, लेकिन इससे आपका गला और मुंह फट सकता है, इसलिए मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा। आप इस समय काफी गंभीर लग रहे हैं। मेरी हंसमुख छोटी लूमी को क्या हुआ? उसने उत्सुकता से पूछा, ड्रैगन ब्रीथ क्षमता को नजरअंदाज करते हुए, क्योंकि वह जानता था कि वह देर सवेर इसका उपयोग कर सकेगा। है, बात बस इतनी सी है कि ये एक गंभीर मामला है। मैं यहां कोई गड़बड़ नहीं करना चाहता। आखिरकार, ये तुम्हारा चेतना सागर की पहली बार खोज है। ओरियन हल्के से मुस्कुराया और आगे बढ़ता रहा। दूर, नीले कोहरे की घनी परत के पीछे,
उसे एक हड्डियां कंपा देने वाली आभा महसूस हुई। जब वह सावधानी से धुंध के पार आगे बढ़ा तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वहां उसने एक तलवार को अकेले खतरनाक तरीके से तैरते देखा, जिससे एक डरावनी उपस्थिति का आभास हो रहा था। सोल पियर्सर। तलवार, उसने धीरे से उसका नाम पुकारा। तलवार का डिजाइन चिकना था, गहरे काले रंग का ब्लेड और ड्रैगन की नक्काशी वाली मूठ। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर से ही किसी शिकारी की उपस्थिति झलक रही हो। उसने गहरी सांस ली और तलवार के पास गया। धमाका! तलवार ने एक ठंडी आभा छोड़ी, जिसने उसकी इच्छा शक्ति को पीछे धकेल दिया। ओरियन की आंखें ठंडी हो गईं। तुम अपने आप को क्या समझते हो? उसकी चेतना का सागर एक सच्चे ड्रैगन से भी ज्यादा आदिम और सर्वोच्च आभा से भर गया। उसने अपनी ड्रैगन माइट को सक्रिय किया, लेकिन यह कोई ड्रैगन माइट नहीं थी, यह एक सच्चे सम्राट की शक्ति थी। तलवार की सारी आभा तलवार की ओर वापस धकेल दी गई। लेकिन वह शांत नहीं हुआ, बल्कि और भी अधिक शक्तिशाली आभा के साथ धड़क रहा था, न केवल ओरायन की इच्छा को बल्कि उसकी आत्मा को भी दबाने की कोशिश कर रहा था। बाहरी दुनिया में तो तुम्हें मौका मिल सकता था, लेकिन यह मेरी दुनिया है। उसने अपनी ड्रैगन वंश शक्ति का प्रयोग करने और तलवार को पूरी तरह से दबाने से पहले दहाड़ते हुए कहा। तलवार के पास जाकर उसने उसकी मूठ पकड़ी और उसे घुमाया। बुरी नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक तलवार है। तलवार वापस अपनी जगह पर रखने से पहले उसने प्रशंसा में सिर हिलाया। तलवार थोड़ी कांपी, अवज्ञा के स्पष्ट संकेत दिखा रही थी। इको MF, तुमने सच में मुझे आराम से नहीं रहने दिया, है ना? एक कमबख्त संवेदनशील तलवार जो मेरी बात नहीं सुनती। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी सारी आभा समेट ली। तलवार कांप उठी, लेकिन उसने उस पर दोबारा हमला नहीं किया, क्योंकि उसे यह एहसास हो गया था कि अभी उस पर हमला करना बेकार होगा। वह मुड़ा और उस स्थान की ओर चल पड़ा जहां उसे सबसे अधिक मौलिक उतार चढ़ाव महसूस हुआ। मास्टर, क्या आप उस तलवार से नाराज हैं? लूमी ने धीरे से पूछा। नहीं, मैं क्यों नाराज होऊंगा? वह हल्के से मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। उस तलवार के तेवर की वजह से। तुम साफ तौर पर उस तलवार के मालिक हो, फिर भी उसने तुम पर हमला करने की हिम्मत की। मैं उसे बुरी तरह पीटना चाहता था। वह हंसा। मुझे लग रहा है कि इसकी ताकत पक्की है। इको ने इसे दबा दिया होगा, भले ही पूरी तरह से नहीं। अभी यह मेरी पहुंच से बाहर है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह मेरे आगे झुकना नहीं चाहेगा। वैसे भी आपके इस पड़ाव पर यह आपके लिए बेकार है, गुरुजी। आपके शरीर में इसे इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त मन नहीं है। मुझे पता है, मुझे मेरी कमजोरी दोबारा याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मैं उसे ढूंढ लूंगा। यहीं, धुंध से बाहर निकलते हुए उसने अपनी बात पूरी की। सामने, उसने तात्विक ऊर्जा के 1 दर्जन से ज्यादा चमकते गोले देखे, जो सभी अलग अलग आकर्षणों के साथ घूम रहे थे। अपने सामने बनते असंख्य रंगों को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। वह तेजी से आगे बढ़ा और एक आत्मीयता के सामने पहुंचा। वह सूर्य की तरह जल रही थी तथा अपने भीतर प्रवेश करने वाले सभी मन को पिघला रही थी तथा उसे बाहर फेंक रही थी। ओरियन ने रून के अंदर मैना डालने की कोशिश की, लेकिन एक बार जब वह वहां प्रवेश कर गया तो उसने उस पर से अपना नियंत्रण खो दिया। ये मेरी पसंदें हैं। बहुत सारी। जाहिर है, गुरु, आपके पास तो सभी तत्वों से जुड़ी समानताएं हैं। आपको बस उनसे जुड़े तत्वों के रूनों का इस्तेमाल करके ग्लोब के चारों ओर एक रून बनाना है ताकि उनका इस्तेमाल किया जा सके। सोचा था कि यह आसान नहीं होगा। उसने एक गहरी सांस ली और चमकते हुए गोलों को देखने लगा, तभी उसकी नज़र एक काले गोले पर पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके केंद्र से काला मन निकल रहा हो। धीरे धीरे वह उसकी ओर बढ़ा। अंधकार का आकर्षण। मुझे मंत्र से इसके लिए एक अच्छा रून मिल गया है। हाँ, गुरुजी, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि यह बहुत जोखिम भरा है। एफिनिटी रून बनाना कोई मजाक नहीं है और इससे आपको गंभीर चोट लग सकती है। 3 सम्राट स्तरीय वंशों की आत्मा होने के बावजूद आप भी बिना किसी चोट के बच नहीं पाएंगे। ओरियन ने हल्के से अपना सिर हिलाया और शांत स्वर में कहा, लेकिन मैं कम से कम कोशिश तो करना चाहता हूं।
ज्यादा से ज्यादा मैं थोड़ा घायल हो जाऊंगा और कुछ समय तक फिर से रून नहीं बना पाऊंगा। लेकिन यह एक मूल्यवान अनुभव है। ज्यादातर लोग अपनी नाजुक आत्मा के कारण इसे प्राप्त नहीं कर पाते। लूमी जवाब देने से पहले एक पल के लिए चुप हो गई। यदि आप बार बार असफल होंगे तो आपकी आत्मा भी क्षतिग्रस्त हो जाएगी, गुरुजी। तो फिर मुझे बस यह सुनिश्चित करना है कि मैं फिर से असफल न होऊं। वह हल्के से मुस्कुराया और आसपास के मन पर अपनी इच्छा शक्ति केंद्रित करने से पहले एक गहरी सांस ली। उसकी चेतना के सागर में मौजूद सारा मान उमड़ पड़ा और अंधकार के आकर्षण के चारों ओर घूमने लगा। अन्य सभी आकर्षण इस स्थान से दूर चले गए, जिससे ओरायन को अपना पहला रून बनाने के लिए पर्याप्त स्थान मिल गया। आपने अभी तक रूनिक भाषा भी पूरी तरह से नहीं सीखी है, लूमी ने उसे धीरे से याद दिलाया। ठीक है, बहुत हो गया। चलो अब मैं एक बनाने की कोशिश करता हूं, वरना तुम मुझे सच में मना कर दोगे। अभी तो यह जानलेवा नहीं है, ओरियन ने मन को अपनी उंगली की ओर बुलाने से पहले कहा। जैसे ही मन एकत्रित हुआ, उसके सामने प्रकाश का काला गोला एक काली आभा के साथ स्पंदित हुआ और लालच से उसने एकत्रित सारा मन चूस लिया। उसने धीरे धीरे उसमें मान डाला और फिर ओरिजिनल ग्लिफ बनाना शुरू किया। धीरे धीरे, पहले एफिनिटी एफिनिटी रून बनाने के लिए एक ओरिजिनल ग्लिफ बनाना होगा। यह चरण सबसे आसान भी है और सबसे कठिन भी। धीरे से, उसने मन को निर्देशित किया और मूल ग्लिफ बनाना शुरू कर दिया। डार्कनेस एफिनिटी ने ओरियन द्वारा दिए गए सभी मन को अवशोषित करना जारी रखा, जबकि उसका हाथ धीरे धीरे बनते हुए मूल ग्लिफ की ओर मन की पतली किस्में बनाता रहा। ग्लिफ ने अंधेरे का आकार लेना शुरू कर दिया, मानो वह किसी को शाप देने के लिए उस पर कूदने वाला हो। हालांकि, अचानक, अंधकार फट गया और ओरायन की इच्छा शक्ति सीधे उसकी चेतना के सागर से बाहर फेंक दी गई। खांसी। उसने अपनी छाती पर हाथ रखते हुए खून खांसा। मालिक! लूमी की चिंतित आवाज तुरंत उसके दिमाग में गूंज उठी। खांसी? मैं ठीक हूं, खांसी। उसके होठों से खून बहने लगा क्योंकि उसने देखा कि उसकी सभी मननलिकाओं में दरार के हल्के निशान दिखाई दे रहे थे। उसने भौहें चढ़ाई क्योंकि नुकसान उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। आह! हा! क्या गड़बड़ हो गई? और जो नुकसान मैंने सुना था, उससे कहीं ज्यादा क्यों हुआ? उसने गहरी सांस ली और अपने होठों से खून पोंछा। मैं कोई रून नहीं गढ़ रहा था, बल्कि एक नया बना रहा था। नुकसान इतना नहीं होना चाहिए था। उसे स्थिर होते देख लूमी शांत हो गई। गुरुजी, शायद यह आपके आत्मीयता स्तर के कारण था, और आप अंधकार आत्मीयता की अपनी कम समझ के कारण असफल हुए। आखिरकार, आपको उस तत्व की अच्छी समझ होनी चाहिए जिसका आत्मीयता रून आप बनाना चाहते हैं। उसने एक गहरी सांस ली और जमीन से उठकर बिस्तर की ओर चल पड़ा। हाँ, वह बिस्तर पर गिर पड़ा। लगता है मुझे इन तत्वों की प्रकृति को समझने में और समय लगाना होगा, तभी मैं इनके रून्स बना पाऊंगा। आपने भी एक कठिन प्रश्न से शुरुआत की। प्रकाश या अंधकार कोई साधारण संबंध नहीं है। अगर आपने किसी बुनियादी संबंध से शुरुआत की होती, तो शायद आप सफल हो जाते। जो भी हो, लेकिन मुझे अग्नि और वज्र के आत्मीयता वाले रून्स बनाते समय ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। अगर मैं जल्दबाजी में उनके आत्मीयता वाले रून्स बनाने की कोशिश करूंगा, तो वे सचमुच मेरे पूरे मन चैनल को नष्ट कर सकते हैं। उसने अपना दाहिना हाथ अपने चेहरे पर रखा और आंखें बंद कर लीं। इतना उदास होने की जरूरत नहीं है, गुरुजी। आप अभी थोड़ी देर पहले ही जागे थे, असफल। मैं सोच रहा हूं कि दादा दादी और नाना नानी को अपनी चोटों के बारे में कैसे बताऊं। ये छोटी छोटी परेशानियां मुझे उदास करने के लिए काफी नहीं हैं, उसने बिना कुछ कहे कहा। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मुझे पता है, इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि क्या मुझे उनके सामने सब कुछ साफ साफ कह देना चाहिए। लेकिन फिर मुझे उन्हें बताना होगा कि मुझे एफिनिटी रून कहां से मिला। हाँ, कितनी सारी समस्याएं हैं। दस्तक। मास्टर, भोजन का समय हो गया है। रीना की प्रसन्नचित्त आवाज बाहर से आई, जिससे ओरियन की भौहें तन गईं। अंदर आ जाओ, दोनों, उसने एक पल सोचा और कहा। रीना ने गेट धक्का देकर खोला और फियोरा के साथ अंदर आ गई। लेकिन जैसे ही उन्होंने फर्श पर खून देखा,
उनके शरीर रुक गए और उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। मास, मां, शशश। ओरियन उठ बैठा और उन्हें चुप रहने का इशारा किया। उन्होंने जल्दी से अपने हाथ अपने मुंह पर रख लिए और उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह ठीक है। मास्टर, यहाँ क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? रीना जल्दी से आगे बढ़ी और चिंतित होकर पूछा। फियोरा ने उसकी ओर बढ़ने से पहले कमरे में किसी घुसपैठिए के होने के संकेत के लिए चारों ओर देखा। हाँ, कोई गंभीर बात नहीं है। मैं बस अपनी मैना की ट्रेनिंग कर रहा था और मुझे थोड़ी चोट लग गई। गंदगी साफ करो और किसी को मत बताना, ओरियन ने खड़े होकर अपने शरीर को स्ट्रेच करने से पहले कहा। हालांकि उसका पूरा शरीर अकड़ गया क्योंकि उसे तेज दर्द महसूस हुआ। उफ, ये तो पिछले जन्म के पीठ दर्द जैसा लग रहा है। यह आपकी गलत मुद्रा के कारण हुआ, गुरुजी। आपको सीधा बैठना चाहिए ताकि आप जल्दी बूढ़े न हो जाए। वह धीरे धीरे ढीला पड़ा और उन दोनों को तेजी से जमीन साफ करते हुए देखा। उसने नीचे देखा तो उसकी कमीज खून से सनी हुई थी। अपना सिर हिलाते हुए वह जल्दी से नहाने और अपने कपड़े बदलने के लिए शौचालय की ओर चला गया। रीना चुपचाप उसे शौचालय के अंदर जाते हुए देखती रही, फिर वह धीरे से फियोरा की ओर बढ़ी और धीमी आवाज में पूछा, तुम्हें क्या लगता है मास्टर के साथ क्या हुआ? क्या यह वास्तव में केवल उनके प्रशिक्षण का मामला था? फियोरा ने इधर उधर देखा और फिर अपना सिर नीचे करके धीमी आवाज में बोली, और क्या हो सकता है? तुम्हें लगता है कि ओल्ड मास्टर और ओल्ड मिस्ट्रेस की मौजूदगी में कोई भी घुसपैठिया यहां आ सकता है? और तो और, सर एडगर और मैडम हेलेना भी वहां मौजूद हैं, जो सब पर नजर रख रहे हैं। रीना ने अपनी ठुड्डी पर उंगली रखी और सहमति में सिर हिलाया। हम्मा, आपकी बात तो सही है। तो क्या हमें इस घटना की सूचना ओल्ड मास्टर को देनी चाहिए? फियोरा ने भौहें चढ़ाई, उसकी भौहें पूरी तरह से अनिश्चित हो गईं। मुझे नहीं पता। रीना ने मुड़कर शौचालय की तरफ देखा। हाँ, इसे ओल्ड मास्टर पर छोड़ दो। अगर कोई गंभीर बात हुई तो उनकी नजर से बच नहीं पाएगी। फियोरा ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया और दोनों खून के धब्बे साफ करने के बाद उठकर ओरायन की मदद करने चले गए। फिर उसने जल्दी से स्नान किया और कपड़े बदलकर कमरे से बाहर निकल गया। दादाजी या दादी को मेरी चोट के बारे में मत बताना, उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, उसने चलते हुए धीरे से कहा। रीना और फियोरा ने झट से सिर हिलाया और एक दूसरे की तरफ देखते रहे। वे पहले भी इस बारे में बात कर चुकी थीं, इसलिए अब ओरियन का उन्हें ऐसा करने का आदेश देना कोई खास मायने नहीं रखता था। जल्द ही वे डाइनिंग हॉल में पहुंच गए। शुभ संध्या, दादाजी, दादी जी, उसने मुस्कुराते हुए उन दोनों का अभिवादन किया और अंदर चला गया। वहां नौकरानियां मेज पर खाना लगा रही थीं, जबकि एल्ड्रिक और सेलेन बैठे हुए ओरायन के उनके पास आने का इंतजार कर रहे थे। हाँ, लड़के, तुम आज जल्दी आ गए, एल्ड्रिक ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। रीना और फियोरा मुझे रात के खाने की याद दिलाने के लिए जल्दी आ गईं, वह मुस्कुराया और अपनी सीट पर बैठ गया। एल्ड्रिक की नजरें रुक गईं जब उसने ओरियन के शरीर को गौर से देखा, उसकी नजरें अचानक तेज हो गईं और उसके शरीर से एक घनी आभा फूट पड़ी। तुम्हें किसने चोट पहुंचाई?